Mh-mh.
Good morning, everyone. Morning, sir. Good morning, sir. मॉर्निंग सर। कुछ लोगों के तो असाइनमेंट मिल गए हैं मुझे। सर जिनके असाइनमेंट पोस्ट करना था आपको? हाँ, स्क्रिप्ट करना है ओह अच्छा अच्छा, ओके, मुझे नहीं तो मालूम। कर दीजिएगा, ठीक है। सर लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपने डाल दी है? नहीं, आज डालूंगा। मैंने वो असाइनमेंट का था ना, तो मैंने अच्छा। चलो डाल दूंगा साथ में। ठीक है, ठीक। और वो स्टोन सैंपल फंक्शन मैच हमने देख लिया था। मैच फंक्शन, विच फंक्शन आज हम पढ़ेंगे। आज हम विच फंक्शन देखेंगे। विच फंक्शन हमको पोजीशन बताता है। जैसे मैं एक वेक्टर बनाता हूं, ये एक वेक्टर है और मैं यदि इसको रन करूं तो ये वेक्टर है, मेरे पास 5 एलिमेंट है। अब मुझे इसमें पूछना है कि भाई 83 है क्या, इसमें कहाँ है तो कहाँ है ना। तो पोजीशन बताएगा विच, तो मैं पहले एक्स लिखूंगा किस वेक्टर में चाहिए हमें, और इक्वल इक्वल टू 2 बार लेना है 83। ये बताएगा थर्ड पोजीशन पे है, तो देखिएगा थर्ड पोजीशन पे 83 अपने पास है। यस सर। ये हमें पोजीशन बताएगा, है ना। अब हमें खाली पोजीशन की जगह ये चाहिए कि 83 है कि नहीं है, तो फिर क्या करेंगे। इज आएगा और सर। ये मेरा इंटीजर आ रहा है, इंटीजर 0। आपने क्या बनाया है वेक्टर। यही बनाया जो आपने बनाया। आपने एक्स को रन कर दिया, यस सर। एक्स का आउटपुट देखें क्या आ रहा है। ये रन करके भी पुराना वाला ले रहा है, ये रीराइट नहीं कर रहा। आपने कंट्रोल एंटर नहीं दबाया उस पर रख के, इसलिए वो
एक्स लिख के कंट्रोल एंटर ही दबा रही हूँ। तो लेकर ग्लोबल एनवायरनमेंट। अब देखिए एक्स रन करके क्या बता रहा है, प्रिंट करिए। अच्छा आप चेंज कर, ठीक है सर, सॉरी कुछ तो है गड़बड़ ना, हो हो गया नहीं हुआ, गया सर। हो गया। ये देखिएगा यदि मैं x इक्वल इक्वल टू 83 करूंगा तो ये बताएगा कि है कि नहीं है, तो बता रहा है कि ट्रू इस पोजीशन पे है, मतलब 0 1 में दे रहा है ना। सर मेरे तो पोजीशन दिखा रहा है, ये ट्रू फॉल्स तो नहीं, लॉजिकल तो नहीं दिखा रहा है ये। नहीं, विच तो ट्रू फॉल्स दिखाएगा, मतलब विच तो आपको पोजीशन ही बताएगा। हाँ राइट राइट, ओके। मैं तो अगर मैं अंदर एक्स, का, हाँ ठीक है, अंदर वाला ठीक है सर, ठीक है। है ना, विच तो पोजीशन बताता है कि कहाँ पोजीशन पे है, ठीक है। तो विच फंक्शन का हम लोग उपयोग करते हैं पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए कि कहाँ कोई चीज है। नेक्स्ट आता है सॉर्ट एंड ऑर्डर फंक्शन। ये सॉर्ट का मतलब वही जमाना, अरेंज करना, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना। इसको अपन सॉर्ट फंक्शन के थ्रू करते हैं। जैसे इसी को ले लेता हूं, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। जो लेटर्स हैं कैपिटल लेटर्स हैं 1 से 10 तक के, मैं इतना आपको करीब प्रिंट करके बताता हूँ। ये 10 लेटर है, है ना। इस 10 लेटर को मैं 100 बार प्रिंट कर रहा हूँ, है ना, तो ये रिपीट हो जाएंगे। और रिप्लेसमेंट ट्रू करना ही पड़ेगा क्योंकि 10 ही है और उसने 100 बार प्रिंट करवाना चाहता हूँ, 100 बार उसको लेना चाह रहा हूँ। मैंने ये रन किया और मैंने ये देखा तो ये मेरे पास आ गए हैं, ठीक है। रैंडमली सैंपल लिया ना मैंने, यहाँ तक समझ में आया। राइट सर। अब मैं इसको सॉर्ट करता हूँ। देखिएगा हो गया सॉर्ट। ए पहले कर दिए, फिर बी बी बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई एफ जी एच आई जे। क्लियर हुआ। ठीक है सर। अब मैं इसको सॉर्टिंग तो कर रहा हूं पर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहता हूं। डिक्रीजिंग ट्रू कर, अब क्या होगा, उल्टा हो जाएगा सॉर्टिंग, बड़े से छोटा। व्हाट इट, दूसरा होता है ऑर्डर। ये हमें लॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं, पोजिशनल रिस्पॉन्स देगा। ये जो अपना ओरिजिनल है इसमें 13 नंबर पे ए है, तो लिख रहा है कि 13 नंबर का पहले आना चाहिए। क्लियर। फिर 19 नंबर पे ए है, इसकी पोजीशन बता रहा है कि भाई इस नंबर का ऐसे पोजिशनल, पोजीशन को ये असेंडिंग ऑर्डर में जमा रहा है। हाँ, ये समझ में आया, ये क्या है पोजीशन है? नहीं, ये पोजीशन नहीं समझ में आया। देखिएगा ए की पोजीशन क्या है यहाँ पे ओरिजिनल वाले में, अच्छा ओके 13। ठीक है। 13 पोजीशन पहले आना चाहिए उसका कहना है ना। 30 पोजीशन वाला एलिमेंट पोजिशनल हिसाब से वो जमा रहा है, पोजीशन बता रहा है। और सर इसमें अगर डिक्रीजिंग टी लगा देंगे तो ये हमको फिर वैसे दिखाएगा पोजीशन। देखता हूँ इसका एट्रीब्यूट में है कि नहीं है। हम्म 14 14 होगा जे, है ना, ओरिजिनल वाले में दिखा रहा है, राइट। है ना। 14 जे
फिर इसके बाद जो दूसरा जे है वो 16 है ना, तो देखिएगा आ गया 14 16 आ रहा, डिक्रीजिंग Right. पोजीशन बता रहा Right. ठीक है। सर ये एक क्वेश्चन है कि हम लोग इज इक्वल टू टी क्यों लगाते हैं? जैसे पहले भी रिप्लेस इज इक्वल टू टी लगाया और फिर डिक्रीजेस इज इक्वल टू टी क्यों लगाते हैं? क्योंकि ट्रू हो जाता है, वो डिफॉल्ट में वो फॉल्स रहता है, वो डिक्रीजिंग नहीं देगा, असेंडिंग देगा डिफॉल्ट में। ओके जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा देखिएगा क्या लिख रहा है ये, डिक्रीजिंग इज इक्वल टू फॉल्स। मतलब डिक्रीजिंग फॉल्स रहता है, मतलब असेंडिंग में देगा आपको हमेशा, ओके है ना। यदि हम इसके आर्गुमेंट्स देखें, एक से वेक्टर पार्शियल नल एन ए डॉट लास्ट एन ए डिक्रीजिंग फॉल्स, है ना, तो इसमें एक ही जो है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है, बाकी ऑप्शनल है, मतलब ऑप्शनल यानी कि मैंडेटरी नहीं है ना, डिफॉल्ट हम इसको बोलते हैं, बाकी क्यों बोलते हैं डिफॉल्ट, ये सब डिफॉल्ट एट्रीब्यूट है। तो डिफॉल्ट एट्रीब्यूट को लिखने की जरूरत नहीं रहती है हमेशा, जरूरत हो तभी यूज करें। तो जनरली हम दो ही एट्रीब्यूट यूज करते हैं, एक्स तो करना ही करना है वेक्टर, डिक्रीजिंग यदि हमें सॉर्टिंग अपोजिट डायरेक्शन में करना है तो हम डिक्रीजिंग ट्रू फॉल्स करते हैं, बाकी की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है सर। एंड रिप्लेस इज इक्वल टू टी मतलब? रिप्लेसमेंट ट्रू मतलब वो रिपीट हो सकते हैं नंबर दोबारा, वही नंबर कहीं ना कहीं रिपीट कर सकते हैं हम उसको, ठीक है ना। यदि रिप्लेसमेंट ट्रू नहीं लिखेंगे तो ये बनेगा ही नहीं, क्योंकि 10 लेटर्स को आप 100 बार कैसे लिखोगे बिना रिप्लेसमेंट के, लिख सकते हैं आप। ठीक है, बट वो अंडरस्टूड नहीं है क्या इसमें? नहीं, सैम्पल जब हम करते हैं ऐसा नहीं है? रिप्लेसमेंट फॉल्स है डिफॉल्ट, ओके है ना। यदि मैं इसको हटा दूंगा इतना पोर्शन और रन करूंगा तो दे देगा एरर, ओके ठीक है ना। समझ में आ गया यहाँ तक, शॉर्ट और रिप्लेस, सॉरी शॉर्ट और ये ऑर्डर। अब ऑर्डर में भी यदि आपको वैल्यू चाहिए, ऑर्डर में भी आपको वैल्यू चाहिए तो आप वही तरीका यूज करेंगे। जब पोजीशन को हम वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, आपने पहले भी कर चुके हैं कुछ एक फंक्शन, देखिएगा वैल्यू दे दिया इसने शॉर्ट की तरह, ठीक है। कुछ नहीं है, एक्स यानी वैल्यू, काय की वैल्यू इन पोजीशंस की, ऑर्डर एक्स क्या दे रहा है हमें, पोजीशन दे रहा है, उन पोजीशन की वैल्यू। इज इट क्लियर? पोजीशन हमेशा किस में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। यस तो ऑर्डर एक्स तो पोजीशन है, तो ऑर्डर एक्स की वैल्यू, जैसे मान लीजिए यहाँ ये है अपने पास, मैं आपको इसको और समझाता हूँ। एक्स, मैं दोबारा इसको रन करता हूँ एक्स को, ये एक्स है मेरा, ये वाला वेक्टर, ठीक है। अब मुझे यदि 45 एक्सिस करना है, कैसे लिखूंगा, ब्रैकेट में हाँ स्क्वायर ब्रैकेट में ब्रैकेट है 1 2 3 4 4। 4 लिखूंगा, तो मैं पोजीशन लिख रहा हूँ ना स्क्वायर ब्रैकेट में, यस सर। और मुझे वैल्यू क्या मिल रही है, मुझे वैल्यू मिल रही है उसके द्वारा 45, मैंने पोजीशन लिखी स्क्वायर ब्रैकेट में, मुझे उसकी वैल्यू मिल गई, ये हुआ ना। या इसी प्रकार ये जो ऑर्डर एक्स है ये क्या है, पोजीशन है। ऑर्डर एक्स से हमें क्या मिल रहा था, पोजीशन मिल रहा था। जैसे अपन इसको दोबारा रन करते, ऑर्डर एक्स खाली रन करते हैं तो हमें पोजीशन मिलती है पोजीशन। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो क्या कर रहा हूं मैं, वही काम कर रहा हूं ना जो यहाँ किया था, समझिएगा इस बात को। ये पोजीशन डाल दी मैंने तो उसकी वैल्यू मिल रही है, ठीक है ना। यही मैंने क्या किया, एक्स में ऑर्डर एक्स क्या है, पोजीशन से, तो मैंने एक्स ऑर्डर एक्स लिखेगा तो मुझे सबकी वैल्यू दे देगा जितनी पोजीशन ये शो कर रहा है। आ रहा है समझ में? यस सर। क्लियर? यस सर। क्या कंसेप्ट है इसके पीछे। ऐसे ही विच वाला जो फंक्शन है, विच हमें क्या दे रहा है, पोजीशन दे रहा है। जैसे मैं यहाँ अभी दोबारा इसको रन करना पड़ेगा तब चलेगा वो विच
विच क्या दे रहा है मुझे, पोजीशन दे रहा है, थर्ड पोजीशन पे 83 है, इसमें मुझे वैल्यू चाहिए। हालांकि 83 तो मैं पूछ ही रहा हूं, तो 83 वैल्यू तो 83 होएगी, है ना। पर इसमें भी यदि मैं एक्स करके और ये कर दूं तो मुझे फिर 83 देगा ये। कोई थर्ड पोजीशन वाली चीज बताएगा थर्ड पोजीशन पे क्या है। क्लियर? यस सर। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, क्यों हम लोग ये एक्स करके स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेते हैं। यदि पोजीशन आउटपुट है उसकी वैल्यू चाहिए तो हमेशा आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लो फिर उसके लिए। ठीक है, ठीक है सर। राइट सर। राइट सर। अब फंक्शन आता है रिवर्स। देखिए रिवर्स फंक्शन क्या है, जैसे मैंने कोई एक वेक्टर लिया, मैं वही एक्स वेक्टर ले लेता हूं जो ऊपर लिया है, वापस यहाँ लिख लेता हूं, इसको रन कर देता हूं। ये मेरा एक्स, शॉर्टिंग में तो ये मुझे अरेंज करेगा, यदि शॉर्ट करूंगा तो अरेंज करेगा। यदि मैं रिवर्स एक्स लिखता हूं, पहले मैं शॉर्ट करके बताता हूं। शॉर्ट एक्स में क्या किया इसने, अरेंज किया 22, उसके बाद 45, फिर 67, 72, 83, यही है ना असेंडिंग ऑर्डर में। अब मैं रिवर्स एक्स करता हूं तो क्या करेगा, फ्लिप कर देगा इसको, 67, देन 45, देन 83, देन 72, देन 22, करेक्ट। ऐसे पलट देगा, खाली जमा नहीं रहा है, फ्लिप कर रहा है। तो ये तो अगर हम डिसेंडिंग लिखेंगे, एक्स कॉमा डिसेंडिंग लिखेंगे तो भी यही करेगा। नहीं, डिसेंडिंग में उल्टा करेगा, डिसेंडिंग में इसका उल्टा करेगा, शॉर्टिंग का, वेक्टर का थोड़े फ्लिप करेगा वो। ओके। समझिए आप, यदि मैं डिसेंडिंग लिख देता हूँ, डिक्रीजिंग इक्वल टू ट्रू, तो ये मुझे बड़े से छोटे नंबर देगा, 83, 72, 67, 45, 22। ठीक है। रिवर्स में वो उसको पलट देता है, फ्लिप कर देता है, पोजीशन चेंज कर देते हैं लास्ट से। हाँ पोजीशन लास्ट को पहले, उसके पहले वाले को सेकंड नंबर पे, ऐसे करके। सर ये? रिवर्स में मतलब आपका पोजीशन डिसेंडिंग असेंडिंग में जाता है। हाँ तो असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी है। हाँ, असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं होगा सर, ये तो बस फर्स्ट टू लास्ट और लास्ट टू फर्स्ट इस तरीके से लास्ट कर रहा है। इसमें डिसेंडिंग असेंडिंग का कोई चक्कर नहीं होता रिवर्स में। नहीं, मैं बोल रहा हूँ पोजीशन नंबर्स सर। हैं? पोजीशन नंबर्स जो। हाँ पोजीशन नंबर, पोजीशन नंबर जो है वो। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? ये पूरा जी। फ्लिप का हुआ है सर। पूरा हुआ, देखिएगा आप रिवर्स वाले में, देखिए 67 सबसे पहले आ गया, उसके बाद 45 आया, फिर 83 बीच में वहीं रहा, ओके, फिर ओके, 72, 22। क्लियर हुआ हाँ हाँ। है ना? रिवर्स फंक्शन समझ में आ गया? सर मेरे को एक चीज पूछना है, हम्म। सर ये वाले फंक्शंस हम लोग बेसिकली यूज कहाँ पे करते हैं? जब डेटा को मैनिपुलेट करते हैं हम लोग कभी, तो इसकी जरूरत पड़ जाती है ना। और ये मुश्किल से आप देखेंगे, आप टोटल फंक्शन कैलकुलेट करेंगे, हमने 15-16 ही फंक्शन पढ़े। हम्म। आप यदि देखेंगे उसको ओवरव्यू करेंगे तो टोटल 15-16 फंक्शन है हाँ वही छोटे छोटे। ना, बहुत ज्यादा फंक्शन नहीं है मेरे ना, बहुत। और टर्मिनोलॉजी इतनी सिंपल है कि आपको कोई बहुत बड़ा सिंटेक्स याद नहीं करना है। रिवर्स के लिए आरईवी लिखा, सॉर्टिंग के लिए सॉर्ट लिख दिया, ऑर्डर लिख दिया, है ना। जी। मतलब टर्मिनोलॉजी इतनी सिंपल है, जो अपन जनरल यूज करते हैं जनरल लैंग्वेज में, वही टर्मिनोलॉजी आर में है ना। जी सर। हाँ जी, वो तो इजी पड़ रहा है, मतलब वो तो बहुत समझ easy आ पड़ रहा रहा है। है, हाँ। बट वही थोड़ा सा लग रहा है कि ये सब चीजें यूज कैसे ना, मतलब नहीं, अभी डेटा क्या, को। अपन आगे आएंगे जब डेटा प्रिपरेशन पे आएंगे, इन पे चीजों पे आएंगे, तो आपको समझ में आएगा यही सब फंक्शन हमें यूज करना है आगे। ओके ओके। इसलिए ये फंक्शन बेसिक सिंटेक्स पहले बताए जाते हैं कि आगे हमें यूज करना पड़े तो फिर एक्सप्लेन ना करना पड़े ये चीजें, ठीक है है। ना। अब आता है एक चीज है सर, अगर कोई और, अगर हम लोग ग्रुप में ऐड करें तो इज दिस द राइट टाइम टू किसी बंदे को ऐड करना, मतलब अगर वो सीखना चाहे, ग्रुप में आना चाहे? अभी एक बैच का प्लान कर रहे हैं हम लोग, नया एक और स्टार्ट करने का। ठीक है सर।
ठीक तो है। अल्टरनेट डेज में ही रहेगा। जैसे अभी ये आज 5:30 पे, तो वो जैसे कल का टाइम है तो अपन इसी में उसको फिट कर लेंगे मॉर्निंग में। तो आप बता दीजिएगा सर जब भी हो, तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स ही वांट्स टू ज्वाइन, तो मैंने अभी तो हाँ, इसके लिए तो मना कर दिया था कि क्योंकि हम काफी सारा आगे निकल चुके ये हैं तो अपन इसलिए। बहुत आगे निकल गए, अपन के हो गए करीब 13-14 सेशन हो चुके हैं, जी सर जी। है ना, बहुत आगे निकल गए। हाँ, 1-2 सेशन रहता तो चलो अपन उनको एक्स्ट्रा टाइम देके कवर करवा ले बीच में। तो अभी प्लान कर रहे हैं हम लोग, तो वो देखिए जल्दी होता है कुछ, ठीक है है सर। ना। ओके ठीक। ये टेबल फंक्शन पहले भी हम पढ़ चुके हैं। जैसे मैं ये ले रहा हूँ ये वाला, है ना। अब इसमें क्या रिपीटिंग है, बहुत सी चीजें रिपीटिंग, बार बार ए कहीं बार आया, बी कहीं, अब कौन सा कितने बार आया उसकी फ्रिक्वेंसी टेबल, है ना, फ्रिक्वेंसी टेबल। देखिएगा, टेबल एक्स, है ना, तो आपको बता देगा ए 12 बार है, बी 15 बार है, सी 9 बार। क्लियर हुआ टेबल फंक्शन? ओके। सो ये पहले किया हुआ है फिर? हाँ, किया हुआ टेबल फंक्शन अपने कई जगह यूज किया, पहले सैंपल एम्पल जब लिए थे ना तब टेबल फंक्शन यूज किया। आपने ठीक है, अभी x क्या कंसिडर किया है इसमें? ये टेबल बना दी ना, फ्रिक्वेंसी टेबल, कौन सा कैटेगरी कितने बार है, ये कैटेगरीज है ABCD मान लो इसी वेरिएबल में। हाँ, बट आपने टेबल x के लिए क्या लिया आपने? ग्लोबल एक्स के लिए ये लिया है ना मैंने, सैंपल ये वाला लिया है। अच्छा, वो लिया, ठीक। हाँ, है ना, क्लियर? करके देखिए, आपको अलग आएगा, सैंपल है इसलिए संख्याएं अलग आएंगी, क्योंकि रेंडम लेता है सैंपल। हो गया टेबल फंक्शन सबके लिए क्लियर? बहुत सिंपल है ये। Yes, sir. अब हम आते हैं लेंथ। बस थोड़े सी फंक्शन बचे हैं, 1-2। लेंथ क्या होता है कि कितने एलिमेंट है ये बताता है। जैसे मैं ये एक्स रन करता हूं, आ गया ये वाला एक्स रन, मुझे मालूम करना है इसमें कितने एलिमेंट है, बता देगा 5 एलिमेंट है। क्लियर? समझ में आया आपको? यस। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, वो बताता है लेंथ, साइज। फिर अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कभी भी हम डेटा फ्रेम या कोई चीज रीड करते हैं आर में, तो कोई भी डेटा फ्रेम में कुछ हम बोलेंगे कि बीमारी होती है ऑलरेडी, है ना, हो सकती है कुछ नॉइज, हम बोल सकते हैं डेटा के अंदर होती है। वो क्या होती है? पहली चीज तो मिसिंग वैल्यूज, है ना, एक वो होती है। दूसरी चीज डुप्लीकेसी होती है डेटा में, डुप्लीकेट रोज हो जाती हैं बहुत सारी, वो ऐसा हो जाती हैं कई बार तो बाय मिस्टेक। और ये जो गूगल फॉर्म भरवाते हैं हम आजकल सर्वे वगैरह के लिए, तो उसमें क्या होता है कि उनको पता नहीं चलता, ये कई बार 2-2 बार 3-3 बार भर देते हैं लोग, भर देते हैं, तो वो डुप्लीकेट आ जाता है हमारे पास। और जब डुप्लीकेट डेटा होगा आपके पास, तो वो जिसकी डुप्लीकेसी ज्यादा टाइम है वो थोड़ा डोमिनेट करेगा डेटा के रिजल्ट को, कि नहीं करेगा, बताइए आप? तो वो डुप्लीकेसी को हटाना जरूरी रहता है हमारे लिए। सबसे पहले डेटा में हम डुप्लीकेट रोज को हटाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम कैसे हटा सकते हैं, तो मैं इधर ही बता देता हूं। ये एक मैंने वेक्टर बनाया नेम के नाम से, जिसमें नाम है
मनीष, रेशमा, सविता, मनीष, कविता, रेशमा, शिवा, मनीष, ये एक वेक्टर है। फिर मैंने एक दूसरा वेक्टर लिया नई आइटम का, उतनी लेंथ का, वो एज है, न्यूमरिक। फिर मैंने तीसरा वेक्टर लिया रिलीजन, है ना, उतनी लेंथ का, सेम लेंथ। और फिर मैंने इन सबको कन्वर्ट कर, इन सबको ले लिया एक डेटा फ्रेम में, डेटा डॉट फ्रेम, नेम्स, एज और रिलीजन। क्लियर? ये मेरा डेटा फ्रेम बन गया। देखिए, दिख रहा है डेटा फ्रेम? Yes. यहाँ तक समझ में आया आपको? यस सर। अब मैं क्या करता हूं कि ये तो सब हटा देते हैं। मैं यदि यूनिक जो फंक्शन है वो डीएफ पे अप्लाई करूं डेटा फ्रेम पे, तो देखिए क्या आउटपुट देता है मुझे। आप समझिएगा इसको बड़े गौर से। पहले नंबर पे मनीष है, 45 एज है उसकी और हिंदू है। यहाँ भी वही मनीष है, 45 एज। सेकंड नंबर पे रेशमा है, ये भी डुप्लीकेट नहीं है। थर्ड नंबर पे सविता है, वो भी डुप्लीकेट नहीं। फोर्थ नंबर पे फिर वही मनीष रिपीट हो गया। हो गया? इसने फोर्थ नंबर का गायब भी कर दिया यूनिक में। फोर्थ नंबर डुप्लीकेट हटा दिया इसने। हटा दिया? दे रहा है क्या? Yes. सीधे फिफ्थ नंबर कविता आ गया। सिक्स नंबर रेशमा फिर डुप्लीकेट है, रेशमा 34 मुस्लिम, तो रेशमा को हटा दिया इसने, सिक्स नंबर वाले को हटा दिया। क्लियर? फिर शिवा, फिर मनीष है, पर ये मनीष की एज अलग है। ऊपर वाले मनीष की एज 45 है, इधर 23, तो इसने इस वाले मनीष को लिया है क्योंकि ये डुप्लीकेट नहीं है। Okay. टोटल डुप्लीकेसी चेक कर रहा है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? Yeah. कई बार हम लोग क्या करते हैं, नाम को लेकर डुप्लीकेसी हटाते हैं खाली एक वेरिएबल के हिसाब से। समझ रहे हैं? कई बार हम लोग एक वेरिएबल को लेकर डुप्लीकेसी हटाते हैं कि नहीं यार, ये नाम दो बार नहीं आना चाहिए किसी का, है ना। तो उस टाइम फिर क्या करेंगे आप, डीएफ डॉलर नेम, ओके। तो आप नाम के हिसाब से डुप्लीकेसी हटाएंगे तो ये बताएगा कि मनीष, रेशमा, सविता, कविता, शिवा। मनीष दो बार था, हालांकि दोनों मनीष अलग थे, तो उसने एक ही बार नाम लिया। क्लियर? ठीक है। तो एक तो यूनिक फंक्शन है जिसके द्वारा हम डुप्लीकेसी को हटा सकते हैं किसी डेटा फ्रेम में से। क्लियर? यस सर। पर इसमें एक चीज है कि जो हमें आउटपुट मिल रहा है, इसकी नई जो डेटा फ्रेम मिल रही है, उसकी इंडेक्सिंग पुरानी वाली इंडेक्सिंग है, चेंज नहीं हुई। हुई क्या? नहीं हुई सर। अच्छा। क्योंकि बीच में गैप आ रहा है, 4 नहीं है, फिर 6 नहीं है। मुझे नई इंडेक्सिंग चाहिए। क्लियर? आगे मैं इंडेक्सिंग यूज करूंगा ना कहीं पे जरूर एक्सेस करने के लिए किसी चीज को, तो ये तो पुरानी इंडेक्सिंग तो चलेगी नहीं। मुझे 6 एलिमेंट एक्सेस करना है, होगा ही नहीं, 6 है ही नहीं इसमें। हाँ, इसमें 8 है। क्लियर? तो एक और फंक्शन है डुप्लीकेटेड। अभी तो यूनिक देखा हमने, डुप्लीकेटेड डीएफ। पर ये जो रिस्पांस देगा ये ट्रू फॉल्स में देगा, लॉजिकल रिस्पांस देगा। क्लियर? तो सर ये देख क्या रहा है, मतलब ये फॉल्स ट्रू फॉल्स से क्या चीज बता रहा है? ये बता रहा है कि पहला वाला डुप्लीकेट नहीं है, फॉल्स। क्योंकि पहली बार आया मनीष। रेशमा भी डुप्लीकेट नहीं है, फॉल्स। सविता भी डुप्लीकेट नहीं है, फॉल्स। पर ये वाला मनीष डुप्लीकेट है, तो देख दिया ट्रू। समझ गए आप? ओके। ये रेशमा डुप्लीकेट है, पहली वाली रेशमा तो डुप्लीकेट नहीं है, ये दूसरा जो रेशमा लिखा है ये डुप्लीकेट ट्रू। क्लियर? ओके। राइट सर। मतलब ये उसका उल्टा हमें लॉजिक दे रहा है कि जो डुप्लीकेट है उसे ट्रू और जो डुप्लीकेट नहीं है वो फॉल्स। और यदि मैं नॉट डुप्लीकेटेड लिख दूं, नॉट के लिए हम क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन साइन लगाते हैं। याद आया आप लोगों को? नॉट लिखने के लिए एक्सक्लेमेशन डुप्लीकेटेड डीएफ। यदि मैं इतना रन कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा मैंने इतना ही सिलेक्ट किया है। ये आर की विशेषता, ये पाइथन में नहीं होता है।
आर में आप जितना फंक्शन चलाना चाहते हैं उतना सिलेक्ट करके वो फंक्शन चला लो, यदि नेस्टिंग फंक्शन है तो, नेस्टेड फंक्शन है हमारे पास, है ना। आर में है ये पॉसिबिलिटी, पाइथन में नहीं है। तो यहाँ ये एक बेनिफिट होता है कि हम इंटरनल फंक्शन चला, नॉट डुप्लीकेटेड में इसको उल्टा दे देगा ना, जो ट्रू है वो फॉल्स, जो फॉल्स है वो ट्रू, क्योंकि डुप्लीकेटेड का उल्टा ले लिया, नॉट डुप्लीकेटेड। तो पहला वाला डुप्लीकेट नहीं है, दूसरा वाला भी डुप्लीकेट नहीं है, तीसरा वाला भी डुप्लीकेट नहीं, चौथा वाला डुप्लीकेट है। क्लियर हुआ? एनी डाउट प्रेरणा? हाँ भाई फैनेंद्र, कोई डाउट? क्लियर है सर। क्लियर है सबको? सर ये एक्सक्लेमेशन मार्क क्यों लगाते हैं? नॉट के लिए, नॉट, नॉट। नॉट डुप्लीकेटेड, क्योंकि नॉट के लिए कोई हम लोग लिखते नहीं है नॉट, यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड नहीं है आर में, तो हम एक्सक्लेमेटरी साइन यूज करते हैं। पाइथन में कीवर्ड है नॉट, इन, इनटू, ये सब कीवर्ड्स मिलते हैं पाइथन में हमें, है ना। यहाँ कीवर्ड नहीं है, कीवर्ड अपने पास है नल, नैन, वो अभी अपन आगे पढ़ेंगे उसको डिटेल में, डेटा प्रिपरेशन, है ना। सर ये आपने एक ये बताया था ना कि वो हमारे अभी इसके ऊपर करेंगे तो वो हमारे एलिमेंट्स कुछ मिस हो रहे हैं जब वो यूनिक में कर रहा है। हाँ वही चीज अपन तो उसी पे आ रहे हैं। अच्छा अभी उस पे आ रहा है, अच्छा इसका कुछ वो नहीं है, मतलब डुप्लीकेट का तो उससे नहीं है। डुप्लीकेट में लॉजिकल बता, अब लॉजिकल को Okay. यदि मुझे वैल्यूज में कन्वर्ट करना है, जैसे पोजिशनल को वैल्यूज में कन्वर्ट करते थे वैसे ही लॉजिकल को भी वैल्यूज में कन्वर्ट करते। राइट। तो डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट मैं इतना ही रन कर देता हूँ, क्योंकि डीएफ नाम से ही सेव कर रहे हैं हम लोग, तो अभी तो सेव नहीं कर रहा हूँ मैं। आप देखिएगा इसने भी नहीं दिया, इसने भी वही पुरानी इंडेक्सिंग रखी डुप्लीकेटेड में, नॉट डुप्लीकेटेड में। चेंज हुई है? नहीं नहीं नहीं। अब एक लाइब्रेरी है डीप्लायर, आप लोगों ने शायद इंस्टॉल करी होगी पहले, करी है आप लोगों ने? यस हाँ सर की है। करा दी थी आपने। तो डीप्लायर लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे अपन, और उसमें फंक्शन है डिस्टिंक्ट। क्या फंक्शन है? डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट डीएफ में करता हूँ, देखिएगा क्या होता है। वाह। ये हमको रन करने की जरूरत नहीं है ना, ये आप भेजोगे हमें? क्या जी? हाँ ये स्क्रिप्ट तो भेजी हुई है मैडम ऑलरेडी, उसमें है ड्राइव में। ये जो शुरू में भेजे थे उसमें ये पूरा कुछ है? हाँ दोनों स्क्रिप्ट हैं, पहली भी और दूसरी, दो स्क्रिप्ट भेज चुका हूं मैं आपको। ये सेकंड स्क्रिप्ट है, इसके पहले वाली आर फंडामेंटल 1 और आर कोर 2। सर ये डिप्लॉय रन करना पड़ेगा फिर से? हाँ डिप्लायर आपको लिखना पड़ेगा ना, लाइब्रेरी डिप्लायर खाली। मैंने पहले इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन फिर से मतलब जब भी फंक्शन यूज करना है तो उसको डिप्लॉय रन करना लाइब्रेरी पड़ेगा। इंपोर्ट करना, इसको बोलते हैं इंपोर्टिंग लाइब्रेरी। लाइब्रेरी को, लाइब्रेरी में से वो किताब लाओगे तभी तो पढ़ोगे उसको, समझ रहे हैं आप? मतलब वो डिप्लायर आपकी लाइब्रेरी में है, पैकेज रखा हुआ है, इंस्टॉल करा हुआ, उसको कॉल करना पड़ेगा ना यहाँ, तो ये लिखना पड़ता है, ठीक है। Yes. तब तक आप इसके फंक्शन यूज नहीं कर पाएंगे जब तक इसको इंपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पूरी इंडेक्सिंग नहीं मिल रही कि नहीं हमें, ठीक है। आपको सब इंडेक्सिंग नहीं मिल गई इधर? यस। तो डिस्टिंक्ट फंक्शन ज्यादातर यूज करना चाहिए डुप्लीकेसी हटाने के लिए, ना कि यूनिक। तो यूनिक का फंडा क्या है फिर? यूनिक भी वही काम कर रहा है पर इंडेक्सिंग पुरानी देता है ना ये, फिर आपको इंडेक्सिंग दोबारा करना पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगी। तो हमको यूनिक यूज करना ही नहीं है? नहीं यूनिक करते हैं पर अलग जगह करते हैं हम, डुप्लीकेसी हटाने में नहीं करते हैं इसको। डुप्लीकेसी के लिए डिस्टिंक्ट बेटर है, क्योंकि हमारा समय बचाता है, हमें री इंडेक्सिंग की लफड़ा नहीं होता हमारे पास। ठीक है। सर नॉर्मली अगर इंडेक्सिंग के लिए भी ये फंक्शन यूज हो सकता है ना? कौन सा? डेटा फ्रेम में नॉर्मल इंडेक्सिंग करने के लिए भी डिस्टिंक्ट फंक्शन यूज हो सकता है? हाँ हो सकता है, हो सकता है, हमेशा नई इंडेक्सिंग देगा, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों के? यस। अब ये हमारा हो गया फिनिश मामला, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे कि मर्जिंग ऑफ डेटा फ्रेम, एक से ज्यादा डेटा फ्रेम है उनको कैसे मर्ज करेंगे। तो आते हैं हम उस पे।
आज ये वाला टॉपिक अपना खत्म हो जाएगा। देखिए मैं एक डेटा फ्रेम ड्रॉ कर रहा हूँ, आईडी ले रहा हूँ मैं, पहला कॉलम 1 से 10 तक की आईडी है ना, एज ले रहा हूँ 10 लोगों की। तो ये नया देखिएगा, स्क्रिप्ट लिया आपने? हाँ नया स्क्रिप्ट लिया, ये आज सेंड करूंगा आपको, ठीक है। अभी आप समझ लें खाली इसको, क्योंकि बहुत बड़े ये सब लिखना पड़ेगा, टाइम लगेगा आपको, खाली समझ लें, मैं स्क्रिप्ट भेज दूंगा, ठीक है ना। तो ये 2 कॉलम है, आईडी और एज, समझ में आ गया यहाँ तक। एक और डेटा फ्रेम बनाया मैंने जिसमें जेंडर है, जिसको मैंने सैंपल फंक्शन यूज किया है, मेल और फीमेल, तो रैंडमली देगा मुझे कि नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है कि 5 मेल दे देगा 5 फीमेल देगा, रैंडमली देगा, है ना। 4 मेल हो सकते हैं, 6 फीमेल हो सकती है, या 7 फीमेल हो सकती है, 3 मेल हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी देगा ना मुझे, है ना। और मेल फीमेल को 10 टाइम्स रिप्लेसमेंट ट्रू करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 10 बार लिखना है, क्योंकि इसमें भी 10 एलिमेंट है, मुझे इसमें भी 10 चाहिए डेटा फ्रेम 2 में, ठीक है। यस ये समझ में आ गया। दूसरा मैंने एजुकेशन लिया है, रिपीटेशन वाला फंक्शन बताया था आपको, यूजी पीजी 5 टाइम्स, तो यूजी पीजी ऐसे 5 बार लिखा हुआ आएगा, है ना। तो मैं इसको पहले रन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ आउटपुट, क्लियर। देखिए फीमेल 3 बार दिया, मेल 7 टाइम्स दिया, है ना, कुछ भी दे सकता है, सैंपल है, आपको कुछ अलग देगा, है ना, क्लियर। हर बार अलग देगा, सैंपल है ना, जब भी रन करूंगा तो अलग देगा, सैंपल में तो ये वाला, ठीक है। ये एक बार थोड़ा सा, एक बार बताइएगा, एक बार थोड़ा सा आपने देखिएगा, स्टार्ट। सैंपल में कभी भी मैं इसको सैंपल लूंगा तो ये सैंपल अलग ही देगा मुझे। मैं यहाँ तक लेता हूँ फिर दोबारा, खाली ये मैं करके बताता हूँ। देखिएगा अब फीमेल फीमेल मेल फीमेल, अब फीमेल ज्यादा आ गया, मेल कम, दिख रहा है आपको। यस तो जेंडर जो वेरिएबल है, हमेशा जब आप इसको रन करेंगे df2 को, तो ये हमें ये सीक्वेंस हमें हमेशा चेंज मिलेगा, बाकी ये तो सेम मिलेगा। ये रैंडम फंक्शन नहीं है, रिपीटेशन रेप्लिकेशन वाला फंक्शन रैंडम नहीं है, समझ में आ रहा है। रैंडम फंक्शन है सैंपल, सैंपल हमेशा हमें रैंडम देगा, राइट क्लियर हो गया ना। यस यस अब इन दोनों डेटा फ्रेम में यदि हमें 2 डेटा फ्रेम को मर्ज करना है, ये मर्ज की जगह हम बोलेंगे ज्वाइन कर रहे हैं, जोड़ना है ना। तो यदि आप देखें दोनों के कॉलम अलग अलग हैं, नेम कॉलम नेम डिफरेंट है, आईडी है, एज है, जेंडर है, एजुकेशन है, ठीक है। एक डेटा फ्रेम में 2 कॉलम है और दूसरी डेटा फ्रेम में भी 2 कॉलम है, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो कोई जरूरी नहीं है, पर वो कॉलम कॉलम डिफरेंट है। और मैं इन दोनों डेटा फ्रेम को मर्ज करके एक ही डेटा फ्रेम बनाना चाहता हूँ, तो उसी डेटा फ्रेम में आईडी, एज, जेंडर और एजुकेशन हो, ठीक है। आ रहा है समझ में। हाँ सर। अब क्या करेंगे कि इसमें कंडीशन रहेगी, यदि मैं कॉलम वाइज जोड़ रहा हूं, कॉलम वाइज मर्ज कर रहा हूं, तो दोनों के नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए, राइट समझ रहे हैं आप बात को। हाँ जी कॉलम साइड से मर्ज करूंगा तो रोज इक्वल होनी चाहिए, नंबर ऑफ रोज। तो देखिए नंबर ऑफ रोज दोनों में 10 है ना, दोनों में 10 है, पहले वाले आईडी वाले में भी 10 है और इसमें भी 10 है, तो वो कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, हो रही है। Yes. तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक नई डेटा फ्रेम df3 बना रहा हूँ, सी बाइंड कॉलम बाइंड, इज इट क्लियर। df1 कॉमा df2, ये df1 है और ये df2, दोनों को जोड़। सर ये सीबाइंड तो हम पहले यूज कर चुके हैं। हाँ कर चुके हैं, इसी को मैं दोबारा रिपीट किया हूँ क्योंकि अभी और भी मर्जिंग बताऊंगा, तो मैंने शुरुआत यहीं से करी है कि एक बार आपको रिकॉल हो जाए सी बाइंड आर बाइंड क्या है, इसके बाद हम और मर्जिंग देखेंगे। तो यहाँ कंडीशनल होती है, सी बाइंड में नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए, ये कंडीशन दिमाग में रखिएगा हमेशा, हाँ है सर ना। उस टाइम भी बताया था आपने। हाँ ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इसका आगे पता चलेगा। हम देखिएगा ये बन गया, एक ही डेटा फ्रेम हो गया df3, एनी डाउट। ठीक है सर, मर्जिंग में जो वो जेंडर तो सैंपल वाइज ले रहा है, तो वो कैसे पता चलेगा कि मेल 23 एज के है, फीमेल, मतलब ये तो एक अप्रोक्सीमेट बता दिया कैसे मर्ज हो गया डेटा। हाँ एक्यूरेसी होगी डेटा में इसका तो कोई
भाई पहला जो डेटा है वो पहले से मैच कर रहा होगा दूसरी डेटा फ्रेम में, दूसरा दूसरे ऑब्जर्वेशन से होगा, तीसरा तीसरे ऑब्जर्वेशन से होगा, तभी तो हम उसको मैच अंदर बिठा रहे हैं। अभी यहाँ एजम्पशन हम लेके चलते हैं कि पहला पहला ऑब्जर्वेशन सेम है, दूसरा दूसरे ऑब्जर्वेशन उसी का है, तीसरा उसी का रिकॉर्ड है, चौथा चौथे व्यक्ति का रिकॉर्ड है, दोनों डेटा फ्रेम। समझ रहे हैं आप बात? अच्छा सर, एक था मेरे को ना, मैं पहले भी उस दिन में थी नहीं ये वाला, मैं फिर खुद से पढ़ रही थी। जो रिप्लेस टी हम लिखते हैं, इसका सिग्निफिकेंस सर क्या होता है? अब मैं रिप्लेस दो को यदि सैंपल बनाना चाहूं हम्म और 10 बार सैंपल बनाना चाहूं, रिप्लेसमेंट ट्रू नहीं लिखूंगा तो कैसे वो मेल हाँ, फीमेल को 10 बार लिख सकता? ठीक है ठीक है रिप्लेसमेंट ट्रू इसलिए करना पड़ता है कि इसको रिपीट कर सके हो, ठीक है सर। हाँ, है ना? क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ओके सर एक अब बार DF1 DF2 और DF3 रन करके बता दीजिए, विजुअली एक बार देखना है कैसे मर्ज। देखिएगा DF1 दिख रहा है आपको, DF2 ठीक है, और DF3। तो कोई की नहीं थी इसमें, बस सिंपली कॉपी की कर अभी यूज नहीं है, वही की आगे यूज करेंगे, ठीक है ना? और इसलिए हमारा सर इसमें कॉलम और ये हमारा इक्वल था, तो ये हाँ हम ये परफॉर्म कर पाए हैं। हाँ, रोज इक्वल, नंबर ऑफ रोज इक्वल, हाँ, रोज इक्वल थे। तो हमने मर्ज कर लिया। ठीक है। अब और मैं सर एक और डेटा, कहीं पर भी रो अगर इक्वल नहीं है फॉर इंस्टेंस, तो ये ऑटोमेटिकली उसको जीरो कर देता है या फिर करेगा, रन ही नहीं होगा? रन नहीं करेगा, उसके लिए दूसरा तरीका है हमारे पास, ओके वो बताऊंगा मैं, इसलिए मैं ठीक, इसको रिपीट किया हूँ दोबारा से। ओके सर। एक डेटा फ्रेम बना रहा हूँ मैं 11 से 15 आईडी, 1 से 10 तक की आईडी तो पिछली डेटा फ्रेम में है अपने पास यहाँ पे, है ना? ये 1 से 10 तक, मैं 11 से 15 बना रहा हूँ, 5 जेंडर और एजुकेशन पूरे चारों कॉलम ले रहा हूँ। देखिए, हैं क्लियर? सेम कॉलम्स नहीं, पर नंबर ऑफ रो डिफरेंट है, पहले में 10 है, इसमें 5 है। अब मैं जो रो बाइंड करूंगा, नीचे से जोड़ूंगा इनको, है ना? तो इसमें कॉलम सेम होने चाहिए, कॉलम नेम कॉलम नंबर सेम होने चाहिए। आर बाइंड फंक्शन यूज करूंगा सी बाइंड की जगह, DF3 और DF4। देखिएगा हो गए। ओके सर। तो ये एक चीज हुआ हमारा कि किस प्रकार से हम लोग आर बाइंड और सी बाइंड कर सकते हैं, पर इन दोनों में एक कंडीशन है, दोनों में एक कंडीशन है कि जब सी बाइंड करेंगे नंबर ऑफ रो इक्वल होनी चाहिए, और जब आर बाइंड करेंगे तो कॉलम नेम और कॉलम नंबर सेम होनी चाहिए, है ना? मान लीजिए आपके पास 2 डेटा फ्रेम है और दोनों के डायमेंशन डिफरेंट, ना तो कॉलम के नंबर सेम है, कॉलम नेम सेम है, ना ही रो नंबर सेम है, फिर भी आपको उसे मर्ज करना है, ठीक है? तो हम उसके अंदर एक यूनिक आइडेंटिफायर लेते हैं जिसको कीज बोलते हैं, है ना? उसके द्वारा वो दोनों डेटा फ्रेम में वो पर्टिकुलर कॉलम होना चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ दोनों डेटा फ्रेम में वो कॉलम ही नहीं था, कॉमन था क्या? पहली और दूसरी डेटा फ्रेम जो हमने ली थी सी बाइंड में, कोई कॉमन कॉलम था क्या दोनों में? देखिए आप, जेंडर एजुकेशन और इसके अंदर आईडी और एज, तो कोई भी कॉमन की कॉलम हम जिसको बोले हैं, यूनिक आइडेंटिफायर नहीं था, है ना? क्लियर हो रही बात आपको? यस। ऐसे ही इसमें भी नहीं था, इसमें तो ठीक है, तो यूनिक आइडेंटिफायर है, पर हमें यहाँ रो बाइंड करना था, है ना? रो बाइंड करना था, तो वो दिक्कत ही नहीं थी। अब यहाँ पर मैं एक डेटा फ्रेम बना रहा हूँ DF1, जिसमें कस्टमर आईडी 1 से 6 तक, पहला कॉलम। दूसरा कॉलम है प्रोडक्ट, तो मैंने रिपीटेशन लिया टोस्टर 3 टाइम्स और रिपीटेशन रेडियो 3 टाइम्स, मतलब 6, है ना? 3 बार टोस्टर और 3 बार सर इसमें भी आपका डिप्लॉयर रन करना पड़ेगा? है। इसमें भी लाइब्रेरी रन करनी पड़ेगी अगर इस तरीके से कुछ आता है नहीं, तो? एक बार कर चुके हैं तो फिर नहीं करना पड़ेगा, ओके ठीक है सर। है ना? अपन कर चुके हैं एक बार, तो बार बार रन नहीं करना पड़ता है।
तो एक डेटा फ्रेम मैं बनाता हूं और ये आपको दिखा देता हूं पहले। ये डेटा क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है। ठीक है सर। दूसरी डेटा फ्रेम में ले रहा हूं, इसमें भी कस्टमर आईडी सेम कॉलम नेम, पर यहाँ 3478 कस्टमर आईडी है। यहाँ प्रोडक्ट की जगह सिटी कॉलम है, भोपाल और इंदौर। क्लियर? ना कॉलम नेम सेम है दोनों में, ना रो नंबर सेम है। एक कॉलम पर दोनों में सेम है, जिसको हम यूनिक आइडेंटिफायर कॉलम या की बोलते हैं, वो कस्टमर आईडी। क्लियर? राइट सर। अब हम इसमें डिफरेंट तरह के ज्वाइन देखेंगे। पहले हम देखेंगे इनर ज्वाइन। इनर अंडरस्कोर ज्वाइन हमारा फंक्शन है। df1 df2 को मैं इनर ज्वाइन कर रहा हूं और कस्टमर आईडी हमारा की है बाय कस्टमर आईडी के अकॉर्डिंग। अब इनर ज्वाइन का मतलब क्या होता है कि जो कॉमन होंगे दोनों में वो इनर ज्वाइन होंगे। मैं जैसे आपको बताता हूं, ये अपना एक डेटा फ्रेम है, ये दूसरा डेटा फ्रेम है। तो यहां पर मेरे जो आईडी हैं, ये जो df1 है और ये df2 है। ठीक है, यहां मेरे पास 1 से 6 तक आईडी है, 1 2 5 6 और 3 4 इसमें भी है और 3 4 मेरा, समझ में आ गया? देखिएगा 1 से 6 तक df1 में आ गई, 1 से 6 तक 1 2 3 4 5 6 देख रहे हैं यहाँ। और 3 4 7 8 अपना बी में है, दिख रहा है? पर 3 4 इसमें भी है और 3 4 इसमें भी है। इंटरसेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? एक तरीके से ये वेन डायग्राम हो गया है। वेन डायग्राम। तो ये जो 3 4 है, यदि मैं इनर ज्वाइन की बात करूंगा तो 3rd और 4 आउटपुट देगा मुझे, जो दोनों में कॉमन है। इज इट क्लियर? नहीं सर, एक और बताइए। यदि मैं इनर ज्वाइन की बात कर रहा हूं, इनर ज्वाइन का मतलब होता है कि जो इंटरसेक्शन हो रहा है, जो आईडीज दोनों में कॉमन है सभी डेटा फ्रेम में, उन्हीं आईडीज को प्रिंट करेगा। 1 2 5 6 7 8 वाले कस्टमर आईडी के प्रिंट नहीं देगा मुझे। ओके, समझ में आ रहा है? इनर ज्वाइन में ये होगा। तो इससे करके बाय हमने सीक्वेंस में यूज किया था। हाँ। लाइक कॉमन, हम जब कुछ एक कॉमन डिफरेंस लेते थे तो वो हम्म। भी लॉजिक पे ही चलता था, सेम है हाँ जैसे हाँ, ये भी वही लॉजिक ही ये पकड़ेगा। वो लॉजिक हम कस्टमर आईडी के थ्रू चल रहा है ना? ये एडिशनल एट्रीब्यूट वी हैव टू यूज। और मैं इधर कुछ भी ना दे सकता था, इनर की जगह मैं XYZ कुछ भी लिख सकता हूँ, पर मैंने इनर ही लिख दिया है। राइट। तो पहले आपको दिखाऊं, ये मैं रन करके देखिएगा क्या आया मेरे पास, 3 और 4 और दोनों डेटा फ्रेम के कॉलम दे रहा है। कस्टमर आईडी तो कॉमन था, एक डेटा फ्रेम में प्रोडक्ट था, दूसरे में सिटी था। क्लियर? दोनों को जोड़ दिया है, पर वही आउटपुट दे रहा है जो इनर ज्वाइन में, जो इंटरसेक्ट कर रहा है, जो कॉमन है। बट सर इसके लिए पहले आइडेंटिफाई ये करना पड़ेगा कि कौन कौन से कॉमन इसमें है, मतलब डेटा फ्रेम में कौन कौन सा कॉमन। हाँ, यदि आपको कॉमन चाहिए, हैं। यदि आपको कॉमन चाहिए वही जो दोनों डेटा फ्रेम, ठीक है। कई बार हमें कॉमन नहीं चाहिए होता। सर बट ये दोनों का अलग अलग वो है, वो 6 पॉइंट, वो 6 वो है और यहाँ पर 4 है, फिर भी ये कर सकते हैं हम। हाँ, क्योंकि कस्टमर हम एक यूनिक आइडेंटिफायर ले रहे हैं इसमें, जो कि दोनों डेटा फ्रेम में, एक कॉलम दोनों डेटा फ्रेम में सेम है। तो इसी को की बोलते हैं क्या? इसी को की बोलते हैं, ठीक है ना? अब लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन में क्या करेगा, पहले मैं आपको वेन डायग्राम पे समझा दूं। ये है df1 और df2। ओके,
लेफ्ट ज्वाइन में खाली जो लेफ्ट डेटा फ्रेम में ये है, इन्हीं को लेगा, राइट डेटा फ्रेम के एलिमेंट्स को नहीं लेगा, मतलब उस आईडीज को नहीं लेगा। देखते हैं अपन, पहले रन करते हैं, समझ में आएगा। क्या किया इसने? लेफ्ट डेटा फ्रेम में कौन कौन सी हैं? 1 2 3 4 5 6 ये हैं पूरे। लेफ्ट डेटा फ्रेम में जितने आईडीज हैं उनको लेगा ये पूरे। सॉरी, मैं इसको सही नहीं बनाया, फिर इधर से कर दिया मैंने। ये पूरे लेफ्ट डेटा फ्रेम के लेगा, राइट के 7 8 नहीं लेगा। क्लियर? वो तो सिर्फ DF1 ही लिया मतलब। पर कॉलम दोनों के दिए ना मैडम। DF1 में तो खाली प्रोडक्ट कॉलम था हमारे पास। क्लियर हुआ? नहीं ये नहीं हुआ सर। DF1 में कितने कॉलम थे? 2 ही कॉलम थे। कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट। हम्म। क्या सिटी वाला कॉलम था? नहीं। अब यहाँ आप देखिए ना, यहाँ क्या हुआ है लेफ्ट में, सिटी वाला कॉलम भी आ गया कि नहीं आ गया? हाँ बट हम उसको ज्वाइन सिर्फ वही इनपुट बेसिकली वही आ रहा है। थर्ड इनपुट का तो कोई मतलब ही नहीं है। NA आ रहा है उसको। नहीं, भोपाल देखा है कि नहीं? जहां होगा वहां देगा, जहां नहीं होगा नहीं देगा। भाई फर्स्ट आईडी सेकंड डेटा फ्रेम में है ही नहीं। कस्टमर आईडी फर्स्ट नहीं है, कस्टमर आईडी 3 से चालू हुआ ना ये। तो फर्स्ट आईडी में सिटी का नाम है ही नहीं। सेकंड, भाई सिटी नाम कौन दे रहा है? सेकंड डेटा फ्रेम दे रहा है। सेकंड डेटा फ्रेम दे रहा है ना, तो सेकंड डेटा फ्रेम में फर्स्ट आईडी है ही नहीं, सेकंड आईडी है ही नहीं, थर्ड आईडी है, थर्ड आईडी का दे रहा है सिटी नेम, फोर्थ आईडी का दे रहा है सिटी नेम, सिक्स्थ आईडी नहीं है, फिफ्थ नहीं है, सिक्स्थ नहीं है उसमें। क्लियर हुआ? आगे ना समझ में? भाई जहां होगा वहां लिखेगा, जहां नहीं होगा नहीं नहीं कर देगा वो। ठीक है? ठीक है सर। अब अपन आते हैं राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन में क्या करेगा? इसका जस्ट ये वाले पूरे लेगा 3 4 7 8 आईडीज ही लेगा, कॉलम दोनों के देगा। ठीक है? तो अपन राइट ज्वाइन देख लेते हैं। आईडीज 3 4 7 8 ही दिए, कॉलम दोनों के दिए। अब जो यहाँ मैच नहीं कर रहा वहां नहीं लिख देता। भाई आपका जो सेकंड डेटा फ्रेम है उसके अंदर प्रोडक्ट है ही नहीं, है ना? तो प्रोडक्ट नहीं है तो प्रोडक्ट उसने कॉलम तो ले लिया फर्स्ट डेटा फ्रेम से, पर जो जहां प्रोडक्ट नहीं है वहां नहीं लिख देगा। DF2 दिखाएंगे एक बार? देखिए राइट सर। क्लियर? एक बार प्रैक्टिस करेंगे घर में और क्लियर हो जाएगी ये चीज। मोस्टली हम लोग फुल ज्वाइन करते हैं। फुल ज्वाइन में पूरे दोनों डेटा फ्रेम की टोटल आईडी और टोटल कॉलम। यूनियन 1 2 3 4 5 6 7 8 जहां है वहां नाम लिख देगा, जहां नहीं होगा वहां इन्हें कर देगा, जहां जो भी चीज मिसिंग होगी उसको इन्हें कर देगा। गॉट इट? ये है फुल ज्वाइन। क्लियर है सर। क्लियर हो गया यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग चारों? भाई वैसे तो हमने 6 देखी, सी बाइंड भी देखा, आर बाइंड भी देखा, और 4 ज्वाइनिंग, फुल इनर ज्वाइन देखा, फिर लेफ्ट ज्वाइन देखा, राइट ज्वाइन देखा, फुल ज्वाइन देखा। क्लियर हुआ? हाँ पूछे। So it doesn't matter, right, कि हम पहले कौन सा टेबल यूज कर रहे हैं, लाइक डेटा फ्रेम? नहीं, जो डेटा फ्रेम आप पहले यूज करेंगे उसके कॉलम पहले देगा, बाकी कॉलम बाद में देगा। पहले वाले को लेफ्ट मानेगा वो, दूसरी वाली डेटा फ्रेम को राइट मानेगा।
हाँ, तो मैं वही पूछ रही थी कि उसके देने से कुछ चेंज होता है, जैसे आपने चेंज बताया होगा ना। पहले कॉलम्स पहले दे देगा, बट हाँ, नॉट लाइक तो लेफ्ट वैल्यूज। ज्वाइन राइट ज्वाइन में तो बहुत चेंज करेगा वो, हाँ, वही क्योंकि इसीलिए पहले वाली को लेफ्ट मानेगा, पहले में आपने दूसरी लिखी है तो दूसरी को लेफ्ट मानेगा वो, तो DF2 सिर्फ को। कॉलम नेम्स पहले जैसे पोजीशनिंग, जैसे वो डेटा जो डिस्प्ले करेगा वही हाँ, चेंज करेगा, राइट? वो चेंज करेगा। दूसरी चीज देखिएगा क्या चेंज होगा कि जैसे लेफ्ट ज्वाइन है, अभी लेफ्ट ज्वाइन क्या आ रहा है मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ। हाँ। लेफ्ट ज्वाइन क्या मिल रहा है मुझको, ये मिल रहा है ना। अब मैंने क्या किया, यहाँ DF1 कर दिया, DF1 की जगह 2 कर दिया और यहाँ मैंने DF1 कर दिया। क्लियर हुआ, समझ में आया, यही आप पूछना चाह रहे हैं। हाँ। मैंने लेफ्ट फिर से वो रन करके फिर मैं लेफ्ट दिखा रहा हूँ। अब दोनों में आप डिफरेंस देखिए, ये भी लेफ्ट ज्वाइन था, ये भी लेफ्ट ज्वाइन। ओके, अंतर समझ में आ गया, क्योंकि लेफ्ट में अब क्या DF2 है, तो DF2 में कौन से कस्टमर आईडी है, 3478। हाँ, अब वो 3478 ही देगा, और पहले उसी का कॉलम लिख रहा है CT, बाद में DF1 का कॉलम प्रोडक्ट ऐड किया उसने। हाँ, तो मुझे यही पूछना था कि वैल्यूज भी तो डिफरेंट आ रहे हैं। चेंज आ गया ना दोनों में, देखिए ना पूरा ही चेंज हो गया, डेटा ही चेंज हो गया। हाँ, ठीक है। ठीक है, अरे फुल इससे लाइन वगैरह ज्यादा में फर्क नहीं पड़ेगा, इंटरसेक्शन में भी फर्क नहीं पड़ेगा, खाली कॉलम के सीक्वेंस चेंज हो जाएगी, फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं इनर ज्वाइन बताता हूँ आपको, ये इनर ज्वाइन है अपना, ठीक है, यहां मैंने 2 कर दिया, दोबारा दिखा रहा हूं, देखिए क्या डिफरेंस दिखा आपके ऑब्जर्वेशन में, कोई भी अंतर नहीं आया, 3434 है। इनर जॉइन में चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, इनर ज्वाइन में कॉलम का सीक्वेंस चेंज हो गया, देखिए खाली हाँ, CT पहले प्रोडक्ट बाद में, बाकी कोई चेंज नहीं, डेटा वही है, पोजीशन ऑफ कॉलम चेंज कर दिया बस। ऐसा ही फुल लाइन में करेगा, ठीक है। फुल लाइन में भी क्या है, पोजीशन चेंज करेगा कॉलम की, बाकी कोई चेंज नहीं करेगा, ऑब्जर्वेशन तो पूरे ही आना है 1 to 8। फुल जॉइन और इनर जॉइन में ज्यादा सिर्फ कॉलम चेंजेस होंगे, हाँ, values तो कॉलम same के रहेगा। सीक्वेंस चेंज होंगे, कॉलम भी नहीं, सीक्वेंस ऑफ कॉलम चेंज होंगे। फुल जॉइन राइट और लेफ्ट जॉइन के अंदर पूरा डेटा फ्रेम चेंज होगा, डेटा चेंज हो जाएगा यहाँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अब हम थोड़ा सा सर और एक आगे से बढ़ते हैं। ज्यादा कॉलम के बेसिस पे ज्वाइन कर सकते हैं? कर सकते हैं, आपको C करके जाना पड़ेगा, उसमें C लेना पड़ेगा, कंबाइन फंक्शन बाय में। अच्छा, पर अपन क्योंकि ये वेक्टर डेटा फ्रेम आउटपुट देता है हमें, तो कोई दिक्कत नहीं है, आउटपुट हमारा डेटा फ्रेम है ना। अब देखिएगा सेमी ज्वाइन और एंटी ज्वाइन। सेमी ज्वाइन एंटी ज्वाइन में हम देखते हैं, मैं सेमी ज्वाइन करता हूं, पहले समझने की कोशिश करते हैं क्या कर रहा है। DF1 जो हमारा था उसी का कॉलम दे रहा है प्रोडक्ट, CT नहीं दे रहा है, CT DF2 का कॉलम, DF2 का आउटपुट था, CT कॉलम क्या है DF2 में। तो जब इनर ज्वाइन कर रहे थे तो हमें पूरे दोनों के कॉलम मिल रहे थे। यहां पर दे तो वही रहा है ऑब्जर्वेशन, इनर ज्वाइन वाले 3rd and 4th तो ही ऑब्जर्वेशन दे रहा है, पर भी कॉलम हमें फर्स्ट डेटा फ्रेम के दे रहा है, सेकंड डेटा फ्रेम के कॉलम नहीं दे रहा है। बात समझ में आ रहा है? और सर इसमें भी हम लोग DF2 पहले कर देते हैं, DF1 कर देते हैं, फिर ये CT दिखाएगा, प्रोडक्ट नहीं दिखाएगा। हाँ, फिर CT बताएगा, 3-4 पे CD बताएगा, ठीक है, क्लियर हुआ ये? हाँ जी। अब एंटी लास्ट फंक्शन, एंटी ज्वाइन में ये क्या कर रहा है, जो कॉमन नहीं है वो दे रहा है, जो कॉमन नहीं है DF1 और DF2 में वो दे रहा है। इनर का टोटल ऑपोजिट। हाँ, जो कॉमन नहीं है DF1 में, सॉरी सेमी में, DF1 में जो कॉमन नहीं है, तो DF1 में कॉमन क्या नहीं है, 3 और 4 को छोड़ के बाकी सब कॉमन नहीं है, 1 2 5 6 वो DF2 में नहीं है क्या?
ओके तो DF1 की वो एलिमेंट दे रहा है जो कॉमन नहीं है, ठीक है, 1 to 5 6 व्हाट इट। तो ये सेमी जॉइन एंड एंटी जॉइन का क्या फायदा क्या है सर? कई बार हमें लेफ्ट डेटा फ्रेम का ही डेटा चाहिए होता है, पर वही डेटा चाहिए होता है जो राइट में राइट के हिसाब से चाहिए, जो राइट में मैच कर रहा हूं या मैच नहीं कर रहा हूं। तो पहले में तो ये बता रहा है कि जो मैच कर रहा है उसी का लेफ्ट का डेटा दे रहा है हमें, तो भाई ये राइट में यही जो की है वो मैच कर रही है, पर हमें खाली कॉलम चाहिए राइट की। क्लियर? ठीक है सर। ठीक है ना। और यहाँ पर जो मैच नहीं कर रहे हैं वो ऑब्जर्वेशन चाहिए हमें लेफ्ट के, जो राइट में मैच नहीं कर रहे हैं, है ना। ठीक है सर। तो ये है, ये सिचुएशन के हिसाब से आगे उपयोग समझ में आता है हमें, कहाँ क्या उपयोग करना है इसका। ठीक है, तो ये आज का हो गया कंप्लीट, ये मैं स्क्रिप्ट और भेज दूंगा। एक बार रिवाइज कर ले सर, आज जो शुरू से किए थे हमने। हाँ चल, देखिए सबसे पहली चीज हमने जो देखा था वेक्टर डेटा टाइप्स में, वेक्टर के बाद हमने देखा लिस्ट, है ना। लिस्ट कैसे होती है, क्या उसको एक्सेस कैसे करते हैं, लिस्ट को अनलिस्ट कैसे करते हैं, ये चीज हमने देखी। फिर हम आए थे मैट्रिक्स पे, तो मैट्रिक्स को क्रिएट कैसे करना है, मैट्रिक्स को क्या ऑपरेशन कैसे, उसको एक्सेस कैसे करना है, एलिमेंट को एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सब हमने देखा। इसके बाद हम आए अरेज में, तो अरेज में हमने खाली एरे को बनाना सीखा था, बाकी उसमें हमने एक्सिस वैक्सिस नहीं देखा। फिर हम आए डेटा फ्रेम में, तो डेटा फ्रेम को क्रिएट कैसे करना है ना। डेटा फ्रेम में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या नेम्स कैसे हम रखेंगे, रो के नेम्स कैसे रखेंगे, कॉलम के नेम्स कैसे रखेंगे, ये हमने देखा। ये हमारा था फर्स्ट स्क्रिप्ट। सेकंड स्क्रिप्ट की यदि हम बात करते हैं, तो सेकंड स्क्रिप्ट में हमने देखा कि भाई बेसिक फंक्शंस पे हम आए। पहला फंक्शन था सब और जी सब फंक्शन हमने देखा, ठीक है। तो सब एंड जी सब फंक्शन के बारे में पढ़ा, सब्स्टिट्यूट करता है जो। दूसरा हमने देखा कि पेस्ट एंड पेस्ट जीरो, जो पहले भी देख चुके थे, उसको हमने रिपीटिशन किया। और इसके बाद सब स्ट्रिंग की कोई स्ट्रिंग हमें निकालना है, कहाँ से स्टार्ट होगी कहाँ तक की चाहिए आपको, वो हमने देखा, ठीक है। देन इसके बाद हमने स्ट्रिंग स्प्लिट देखा कि हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं सभी को, ठीक है। देन हमने सीक्वेंस देखा, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन की जो बात करते कॉमन डिफरेंस के अकॉर्डिंग और लेंथ के अकॉर्डिंग दोनों देखा। फिर रेप्लिकेशन देखा, फंक्शन को रेप्लिकेट करना है, रिपीट करना है, 5 को 10 बार रिपीट कर रहे हैं, ए को 7 बार कर रहे हैं, बी को 4 बार कर रहे हैं। इच फॉर में ए को 4 बार पहले लिखेगा, बी को 4 बार बाद में लिखता है। फिर हमने सैंपल फंक्शन देखा जो कि रेंडमाइज देता है हमें, है ना। इसमें रिप्लेसमेंट भी देखा हमने, प्रोबेबिलिटी भी देखा। फिर सेट शीट देखा कि जो रेंडमाइज कंट्रोल करता है, प्रोबेबिलिटी क्या था? मतलब उस रेशियो में देगा आउटपुट आपको लगभग, जैसे ये कि वाला ए जो है 20% टाइम आएगा, बी 50% आएगा, सी 30% मिलेगा, अप्रोक्सीमेट, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं, अप्रोक्सीमेट, ठीक है। मतलब ABC जो है ये 1000 टाइम्स जो है वो रिपीट होंगे इन हाँ ऑर्डर। हम्म उसमें A का प्रोबेबिलिटी विल बी 20%, 50% एंड व्हाटएवर, B का 50% एंड C का 30% होगा हाँ ऐसा। हाँ, जैसे अपन इसको रन करके बताता हूँ, मतलब एकदम तो नहीं होगा एग्जैक्ट, सैंपल है ना, ये रैंडम है। देखिए लगभग वही है ना, 20%, 50%, 30%, है ना। हर बार अलग आएगा ये नंबर, नेक्स्ट टाइम करूंगा तो कुछ और आएगा। देखिएगा चेंज आ रहा है टेबल में, ये टेबल और इस टेबल में चेंज है, या हर बार अलग मिलेगा मुझे, है ना, पर अप्रोक्सीमेट उसी के आसपास मिलेगा, ठीक है। ठीक है। सेट सीट क्या करता है, उसी रेंडमाइज को बार बार आपको देगा, है ना, सेम सिलेक्शन को, तो आप कोई भी सेट सीट नंबर लगा सकते हैं। क्लियर? हाँ जी। फिर हमने मैच और परसेंट इन परसेंट देखा,
दोनों चीजें हमने देखी। फिर विच फंक्शन देखा था आज, है ना। विच फंक्शन के बाद हमने देखा सॉर्ट एंड ऑर्डर। सॉर्ट एंड ऑर्डर के बाद हमने देखा रिवर्स फंक्शन। फिर टेबल फंक्शन देखा, फिर लेंथ देखा, फिर यूनिक, डुप्लीकेटेड और डिस्टिंक्ट फंक्शन देखे। यूनिक और डुप्लीकेटेड तो आर बेसिक का फंक्शन है, और डिस्टिंक्ट जो है वो डीप्लायर का फंक्शन है, डुप्लीकेसी का, है ना। तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं, बहुत थोड़े बहुत ही फंक्शन देखे हैं हमने। फिर हमने मर्जिंग देखा। मर्जिंग में हमने पहले सी बाइन आर बाइन के बारे में देखा। फिर इसके बाद हम आए इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन, सेमी ज्वाइन, एंटी ज्वाइन, ये ज्वाइन देखे। क्लियर? यस सर। यस सर, अब ये पूरा प्रैक्टिस करना पड़ेगा हमें। हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। इसका असाइनमेंट में 1-2 दिन में भेजूंगा आपको, है ना। स्क्रिप्ट इतना ही है सर? हाँ, बेसिक में इतना है। अब जो अपना काम चालू होगा सर नेक्स्ट 3 वाला स्क्रिप्ट एक बार आप डाल देंगे ड्राइव पे, वो हम ट्राई कर लें या हम लिखे सब। स्क्रिप्ट है ना, भेजी हुई है मैंने ड्राइव में। आई थिंक 3 नहीं है शायद, मैं एक बार देखता हूँ। स्क्रिप्ट है, आप देखिएगा जो फोल्डर है ना डे 1 या इस तरह के फोल्डर है, उसके अंदर मिलेंगी आपको स्क्रिप्ट। फिर उसमें लेफ्ट ज्वाइन ये वाला है क्या? नहीं, ये आज डालूंगा मैं। हाँ, ये लास्ट ये स्क्रिप्ट वाला नहीं है, शायद बाकी 2 हैं। हाँ, पुराना वाला नहीं है, आई थिंक ये वाला नहीं। थर्ड स्क्रिप्ट नहीं है, ये मैं आज डाल दूंगा। ये यही वाली पूरी डालते हैं सर, टॉप टू बॉटम, इसमें सब कुछ ही कवर्ड है। ये ना, हाँ हाँ इसमें है ना, यही वाली डालूंगा ना मैं। ये अलग ही फाइल है। ओके ओके। ये R3 है, R2 डाल चुका हूं मैं, R1 भी डाल चुका हूँ वहाँ, ठीक है ना। ये 3 है, R कोर क्लास 3, R कोर क्लास 2। R1 वाला जो है वो डे 5 में है। हाँ, R फंडामेंटल्स के नाम से है वो, R मतलब फंडामेंटल के नाम से है हाँ, बरोबर। वो एक ही बात है, स्क्रिप्ट सेम है। जैसे R फंडामेंटल, R कोर 1 उठाएंगे तो सेम ही मिलेगा आपको। और डे 11 में आपको R4 क्लास 2 मिल जाएगा सर। मैं R1 भी, R कोर 1 भी डाल दूंगा, तो जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना। क्योंकि R जो फंडामेंटल 1 है ना, वो थोड़ा सा असिस्टमेटिक ज्यादा था, क्या बहुत कुछ, मतलब वो सही प्रकार से सिक्वेंटिक नहीं था। जैसे कि जो R कोर 1 है उसमें मैंने खाली डेटा टाइप बताया आपको, R कोर 2 से अपन ने बेसिक फंक्शन चालू किए, तो इसमें क्या सब मिक्स था। R फंडामेंटल्स में जब ये शुरू की स्क्रिप्ट है मेरी, बहुत इनिशियल स्क्रिप्ट है, जब मैं आज से 10-12 साल पहले पढ़ाना चालू किया था, तो उसमें क्या है कि वो उतना सिस्टमेटिक नहीं था, है ना। तो मैं R कोर 1 भी डाल दूंगा, वो आपको बेटर हो जाएगा समझने। इसमें क्या सब मिक्सिंग है, फंक्शन में डेटा टाइप सब मिक्स हो गया। बाद में मैंने फिर उसको बाइफरकेट, पहले डेटा टाइप कर दें फिर फंक्शन कर। तो सर आइडियली अभी आपने 2 स्क्रिप्ट डाली हुई है। हाँ, 2 डाली है, तो R फंडामेंटल 1 डाली है, इसकी जगह मैं R कोर डाल दूंगा 1, ठीक है ना, जो पूरा सिक्वेंटिक है सब, R कोर 1, R कोर 2, R कोर 3, ठीक है। ठीक है। तो ये अपन ने देखा। अभी यहाँ तक के तो आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हुए कि नहीं हुए? ये थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा बस। और हाँ, क्या चीजें हैं सर डेटा फ्रेम मैनिपुलेशन में जो आगे आने वाला? आगे आएगा डेटा प्रिपरेशन करके एक टॉपिक, वो अभी 4th टॉपिक है अपना। वहां अपन और चीज सीखेंगे, डेटा मैनिपुलेशन और फंक्शन सीखेंगे, है ना। ये बेसिक फंक्शंस हैं, ये हमने देखे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिवेरिएट एनालिसिस, जो आता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के अंदर। कोई भी हम डेटा लेते हैं तो हम पहले इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। डेटा को एक्सप्लोर करने के लिए, जिसको हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस भी बोलते हैं, तो ईडीए में 3 चीजें होती हैं: यूनिवेरिएट एनालिसिस, बाइवेरिएट एनालिसिस, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, है ना। तो पहले हम यूनिवेरिएट एनालिसिस को स्टडी करेंगे, फिर बाइवेरिएट देखेंगे, फिर मल्टीवेरिएट एनालिसिस देखेंगे। उसके बाद आएगा डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा को कैसे विजुअलाइज करेंगे, है ना, ग्राफ वगैरह और ये सब। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ। सर जैसे सैंपल हम लेते हैं जब, तो वो जब भी हम उसको रन करते तो वो रैंडम देता है ना आउटपुट। हाँ।
तो इसका बेसिकली हम कब यूज करेंगे, लाइक सैंपल का हम कैसे यूज करेंगे अपनी वर्किंग में? वर्किंग में हाँ, किस पर्टिकुलरली किस चीज के लिए यूज होगा, क्योंकि डेफिनेट तो नहीं है ये। देखिएगा, कई बार क्या होता है हमारे पास, मेरे पास जैसे मैं भी एक उस पर काम कर रहा था प्रोजेक्ट पे, मेरे को 608 सैंपल्स थे मेरे पास जो आए थे पीएचडी एनालिसिस के लिए, और मुझे उसमें से 360 सैंपल्स चाहिए थे खाली। कितने चाहिए थे? 360। अब 360 में शुरू के सिलेक्ट कर लूं तो वो तो गड़बड़ है मामला, है कि नहीं, सिक्वेंटिक। तो मैंने एक रैंडमली वो 360 सिलेक्ट किया उसमें से। ओके, तो वहां सैंपल यूज किया मैंने, है ना, सैंपल फंक्शन। सैंपल में मैंने पूरा वो डेटा फ्रेम डीएफ डाल दिया लेंथ, तो डीएफ में तो पूरा लेंथ है और 608 जो मिले थे उसमें से मैंने जो सेकंड प्लेस है यहाँ तो मैंने डाल दिया वो डेटा फ्रेम, ठीक है है। ना, और यहाँ डाल दिया मैंने 360। 360। रिप्लेसमेंट ट्रू नहीं लिखा, मुझे रिपीट डुप्लीकेसी चाहिए ही नहीं अंदर, ठीक है। है ना, क्योंकि मेरा सैंपल साइज हाँ, जो वो मुझे चाहिए वो कम जस्टिफाई है। कम हो हाँ, मेरे जाएगा। पास ये बड़ा है और ये हम्म, छोटा है, तो ये रिप्लेसमेंट की छोटा। जरूरत नहीं है मुझे, राइट। ना प्रोबेबिलिटी की जरूरत है। तो इस हम्म, प्रकार से मुझे एक नया डेटा फ्रेम मिल गया और सेट सीट लगा दिया था कि मैं नेक्स्ट टाइम भी उसको रन करूं तो मुझे वही डेटा मिले। ठीक है। इसके पहले सेट सीट इसलिए लगा दिया जाता है कि भाई मैं कल को फिर काम करने बैठूं तो फिर वो मुझे फिर रैंडम आ जाएगा। दूसरे ऑब्जर्वेशन मिल जाएंगे तो मेरे गड़बड़ हो जाएगी ना आगे की स्टडी। मतलब अगर हम सैंपल ले रहे तो सेट सी इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट इन हाँ, दैट सिनेरियो। बहुत जरूरी ठीक होता है। है। सेट सीट नहीं लगाएंगे तो आपको नेक्स्ट डे अलग ऑब्जर्वेशन मिलेंगे और वो आपके रिसर्च को अलग डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, एनालिसिस को, ठीक है, थैंक यू सर। है ना। सर आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स सॉरी प्रोजेक्ट्स आते हैं तो हाँ, उसमें मेजर कंट्रीब्यूटर मतलब कौन है? ये जो पीएचडी स्टूडेंट्स है उनका रिसर्च होता है या गवर्नमेंट का कुछ आता है? आपने बीच में बताया था कि आपके पास एक सऊदी से एक हॉस्पिटल का भी कुछ हाँ, प्रोजेक्ट आया था। हॉस्पिटल के आते हैं, हेल्थ केयर के काफी रहते हैं। अभी जरा चालू हो रहे हैं हम लोगों का इंडस्ट्री लेवल पे, बातचीत चल रही है कि इंडस्ट्री कुछ मार्केटिंग के हम लोग लेने वाले हैं प्रोजेक्ट्स, बात चल रहा है अभी कुछ जगह कि भाई उसमें अलग अलग प्रकार का एनालिसिस होता है, डिपेंड करता है। कभी कभी सर किसी मतलब कोई एडवर्टाइजिंग फील्ड से कभी कोई आपके पास प्रोजेक्ट आया कि किसी न्यूज चैनल का कोई आया हो या किसी इलेक्ट्रॉनिक चैनल का, किसी अखबार का कुछ आया हो कभी ऐसा? नहीं, आया नहीं है, पर मैंने एक स्क्रिप्ट इसका करा हुआ था पाइथन में, मैं बताऊंगा उसमें। वो एक अलग था कि मतलब न्यूज चैनल है, फिर आपका टीवी है और अलग मीडियम है, किस पे हम कितना डिजिटल मार्केटिंग में खर्च, मतलब ये मार्केटिंग के लिए हम कहाँ कितना खर्चा करें, सॉरी नॉट डिजिटल मार्केटिंग, कहाँ कितना एक्सपेंस करना चाहिए हमें ज्यादा आउटपुट मिलेगा, वो एनालिसिस के लिए एक हमने करा हुआ है क्या। तो वो रेवेन्यू कहाँ से कितना जनरेट होता है, किस माध्यम से हमें कितना रेवेन्यू इफेक्ट करता है हमारा। क्योंकि अभी मंडे को ही इनफैक्ट हमारी मंडे मॉर्निंग मीटिंग में आई जस्ट केम टू लर्न कि हमारा अलग से ही एक डेटा एनालिसिस का एक अलग से ही पूरा डिपार्टमेंट है मेरी कंपनी में। अच्छा, हाँ, होगा वो बिल्कुल, हाँ हाँ। मतलब उसमें वाइस प्रेसिडेंट लेवल तक भी लोग हैं और वो उनका काम ही है ये, सिर्फ वो डेटा एनालाइज ही करते हैं, मतलब पूरा टाइम उनका यही काम है, प्लानिंग एंड डेटा एनालिसिस इस तरीके से हाँ, हमारे यहाँ पर तो आपका बना क्या हुआ है। एडवर्टाइजिंग कंपनी है क्या? मेरा सर, हाँ मैं सर जी नेटवर्क में हूँ मैं। अच्छा, तो जी दैट्स, नेटवर्क में। हाँ तो हाँ, मेरा, तो वहां तो होगा ना, ये बड़ी कंपनियों में तो ऑलरेडी चल रहा है। आप क्या एमएनसी भी ला रहे हैं, दूसरे इंडस्ट्री भी ला रहे हैं डेटा एनालिटिक्स डिपार्टमेंट। जैसे कि मेरे को कई कंपनी अप्रोच कर रहे हैं कि जैसे मैं वीको में लगा, अभी और भी कंपनी है बट सर कि सॉरी टू इंटरप्ट सर, बट इंटरेस्टिंग ये था कि जब मैंने उनका प्रोफाइल देखा, जो जो मेरे कलीग्स हैं डेटा एनालिसिस में, वो हाँ, उन्होंने कुछ भी मतलब वो देवर सिंपल, मतलब वो एमबीए था, कोई कोई ग्रेजुएशन करके आया था, मतलब उन्होंने, हम्म, हमें इस तरीके से हम लोग कोर्स कर रहे हैं। हाँ, हाँ। मैंने किसी का देखा नहीं कि किसी के सीवी में ये लिखा हो कि यार उन्होंने कोई एक्चुअली मैं पाइथन पे बताऊं, आर पे काम हाँ, किया हो। एक्चुअली मैं बताऊंगा, पहले सब ऐसे ही चल रहा है ना, अभी क्या है कि डिमांड तो है, अब सप्लाई नहीं है। सप्लाई नहीं होगी तो आप क्या करोगे? अरे यार तू आ जाए यार, तेरे तो एमबीए करा है, ठीक है आ जाए यार, क्या। एमबीए वालों का जनरली माइंडसेट थोड़ा एनालिटिकल हो ही जाता है ना। तो वो उनको ले लेते हैं कि चलो यार ठीक है यार, करना एक्सेल भी कर रहे हैं काम, डिस्क्रिप्टिव निकाल रहे हैं, है ना। एक जो सतही लेवल का एनालिसिस है वो कर पाते हैं,
पर वो यदि उन्होंने एक्सपर्ट नहीं रखे तो जो आप और हम सीख रहे हैं वो चीज वो नहीं दे पाएंगे। समझे ना बात को? एडवांस एक्सेल पे काम करते हैं वो लोग, या फिर मतलब वो वैसे ही सत्य जैसा एक्सेल बता रहे हैं और सत्य एडवांस तौर पे? एक्सेल थोड़ा बहुत आता होगा उनको, उस पे कर रहे होंगे। बाकी मेरे ख्याल से एक आध दो होना चाहिए हाई लेवल पे एक्सपर्टाइज ओके। जी, नेटवर्क में होने चाहिए। सर ये अगर जैसे हम अब ये आर पाइथन और मतलब अगर हम इसके बाद एडवांस एक्सेल को करते हैं, क्योंकि जनरली ना बहुत कंपनीज में क्या होता है कि वो एडवांस एक्सेल पे काम और आता रहता है, मतलब लाइक उस पे कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज अभी भी आप वही कह रहे हैं कि वही है कि अभी इतने लोग एक्सपर्ट हैं नहीं इस चीज के लिए, तो वो डेटा जनरली एडवांस एक्सेल और उसके थ्रू फेच करते हैं। अब उसमें एक्सेल की अपनी लिमिटेशन है। हाँ जी, वो तो है। एक्सेल में आप बिग डेटा नहीं ले सकते, एक लिमिटेशन है रोज की, आप Right. उतने ही रो तक जा सकते हम्म है ना, उसके आगे नहीं जा सकते। जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, जब आप डेटाबेस से जुड़ के काम कर रहे हो, आजकल जो भी चीज है डेटा इतना जनरेट हो रहा है कि आपके पास ऑब्जर्वेशंस बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ रोज मिलियंस में, बिलियंस में। वो काम आप एक्सेल पे कर ही नहीं सकते। आप डिफरेंस समझिए सबसे पहली चीज। इसलिए हम लोगों को इन टूल्स की मदद लेना पड़ती है जो बिग डेटा पे काम करें, जैसे कि आर हुआ, पाइथन हुआ। यहाँ पे हम डायरेक्ट एक्सेस करते हैं डेटाबेस वेयर हाउस, और उसको यहाँ पर हम फिल्टरिंग करके जो भी है करके फिर हम आगे यूज कर सकते। तो एडवांस एक्सेल भी आप कर सकते हैं, बहुत से वीडियोस इंटरनेट पे हैं। पहले आप ये चीज समझ लो, यही चीज तो आपको एडवांस एक्सेल में करना है ना। कंसेप्ट यदि क्लियर होंगे तो वहां आप इजीली हाँ, समझ जाएंगे। मतलब वही है ना कि अगर हम ये कर लेते हैं, ऑफ कोर्स ये तो उससे ज्यादा इलैबोरेटेड है, हाँ, तो वी कैन इजीली डू ऑन दैट वो आल्सो, कर हम वो सकते भी हैं, कर कोई लेंगे। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ठीक है है। ना। क्योंकि क्या इस कोर्स में मैं इंक्लूड करता है एडवांस एक्सेल, पर क्या है कि लोग फिर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं इसके अंदर। बहुत कम लोग होते हैं, जैसे आप लोग 8 लोग हैं ग्रुप में, तो 2 लोग इंटरेस्ट लेंगे एक्सेल में, एडवांस एक्सेल में। बाकी लोग अरे यार आर पाइथन यार मजेदार है, तो नहीं करना एडवांस एक्सेल को। वो क्या है कि सर मैं नहीं, इंटरेस्टेड हूँ सर एडवांस एक्सेल में। वही मैं मैं भी बोल रहा हूँ इंटरेस्टेड ना। हूँ, मैं भी सब इंटरेस्टेड मैं हूँ सर। हम भी है। चलिए तो अपन आगे उसको ले लेंगे, पहले इसको कवर करें। एडवांस एक्सेल में ज्यादा कुछ नहीं, वी लुक हाँ वगैरह हाँ ये सब देखना पड़ता है। हाँ सर सर। वो सब में मैंने एक टेस्ट दिया था जिसमें वी लुकअप मुझे बताया था कि एडवांस एक्सेल आना चाहिए, लेकिन जब वो हाँ, वी लुकअप का मैंने उसमें इफ फंक्शन यूज होता है वी लुकअप में, मतलब उसको इतना एडवांस लेवल पे ले गया था कि मैंने पहली बार देखा कि एक्सेल में भी कोई ऐसा यूज कर सकता है। वो हाँ है क्वेश्चन ना। पेपर आज भी है सर मेरे पास, लेकिन मैं सॉल्व नहीं कर पाई थी सर वो। हाँ, नहीं नहीं है ना, उसके अंदर काफी चीजें हैं और हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, रियरली। मैं एडवांस एक्सेल पे ज्यादा से ज्यादा पाइवट टेबल तक ही जाता हूँ, कभी जरूरत पड़ती है तो, वो भी सालों में एक आध बार। क्योंकि अब जरूरत ही नहीं पड़ रहा ना मुझे, मैं पूरा आर पे कर रहा हूँ, पाइथन पे कर रहा हूँ। तो मोस्टली मेरा जो एनालिटिक्स वर्क होता है वो आर पे ज्यादा होता है, पाइथन पे भी होता है पर बहुत कम, 10%। 90% एनालिटिक्स जो होता है, जो मेरे पास अभी आता है 8% में, वो आर पे ज्यादा इजी हो जाता है, जल्दी हो जाता है और मुझे आउटपुट अच्छे मिलते हैं। पाइथन में क्या कोडिंग थोड़ी बड़ी है ना। यहाँ आर में कोडिंग इतनी ज्यादा इशू नहीं है, कोडिंग इज नॉट ए इशू, यू मस्ट हैव द कंसेप्ट ओनली। तो आपको देखिए फंक्शन के नाम बहुत सिंपल हैं, डिस्टिंक्ट है, यूनिक है, डुप्लीकेट है, मतलब उसी चीज से रिलेटेड है, आपको टेंशन नहीं है। और इंडेक्सिंग 1 से चालू होती है, पाइथन में 0 से चालू होती है। तो कुछ एक चीजें होती है कि जब हम पाइथन कर रहे हैं तो हमें दिमाग में बिठा के बैठना पड़ता है, भैया पाइथन कर रहे हो, बार बार दिमाग को बताना पड़ता है पाइथन कर रहे हो आप, आर नहीं है। क्योंकि वो इंडेक्सिंग वगैरह सब कुछ चेंज हो गया, तो वो थोड़ा सा है। तो टूल तो आप जितने सीखो उतने कम, टूल सेंट्रिक होना भी नहीं चाहिए कभी किसी को। यदि आप आईटी फील्ड में हो तो आप यदि टूल सेंट्रिक हो गए तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर आप आउटडेटेड हो जाओगे कुछ समय। तो सर एक्सेल में जो मतलब बेसिक फंक्शन आपने इसमें बताया, सेम बेसिक फंक्शन एक्सेल में भी है? हाँ, एक्सेल में भी है, ये पर सारे फंक्शन एक्सेल इसमें भी है? हाँ काफी कुछ फंक्शन है, कुछ एक फंक्शन में नहीं होते हैं, हालांकि काफी कुछ आपको बेसिक फंक्शन मिल जाएंगे उसमें। हाँ,
तो ऑलमोस्ट मतलब पर क्या है कि जैसे वो जैसे अपन जब बात करेंगे प्रेडिक्टिव एनालिसिस की तो वो एक्सेल के अंदर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है चीजें जाके, वो पर थोड़ा मेरे हिसाब से कॉम्प्लिकेटेड। तो मजा इसमें ज्यादा सीखने में होगा, क्योंकि ये कम लोग जानते हैं आर को और पाइथन को। हाँ एक्सेल वगैरह तो फिर भी चलिए ठीक है, मतलब हम लोग इतने टाइम से काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ हाँ, आ जाता है, उसमें पिवोट कुछ ना कुछ बना आ लिया जाता है। और काम और कर आप लिए। एक आध दो वीडियो देखेंगे इंटरनेट पे, 2-4 वीडियो देखेंगे 10-12 दिन में आप काफी कुछ लर्न कर सकते हैं एक्सेल में, तो कोई बड़ी चीज नहीं। हाँ, यदि आपके ये सब कंसेप्ट क्लियर है तो एक्सेल सीखने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा आपको, है ना, बहुत आसान हो जाता है। आई थिंक रियल लाइफ में प्रॉब्लम शायद वहां आती है जब 2-3 लोगों को काम करना हो और सिर्फ आप ही को आ रहा था, फिर आप फोर्स हो जाते हो कि एक्सेप्ट नहीं करो। हाँ, राइट। देखिएगा आजकल तो सभी कंपनी जो है वो मैक्सिमम आर के ऊपर तो ऑलमोस्ट, क्योंकि आर और पाइथन दोनों ओपन सोर्स है, तो कंपनी को प्रेफर करती है आर पाइथन। आप जितने भी डिमांड देखेंगे तो आर पाइथन की ज्यादा आएगी। एक्सेल होता है साइड बाय साइड रिक्वायर्ड रहता है एक्सेल, बट वर्क इसी पे होता है ज्यादा, है ना। आपको सर जो फाइल्स मिलती है मोस्टली सीएसवी मिलती है, एक्सेल मिलती है जो प्रोजेक्ट्स में एक्सेल आपने? मिलती है, एक्सेल मिलती है। हम लोग क्या करते हैं, एक्सेल को भी कई बार कन्वर्ट कर लेते हैं सीएसवी में, कई बार नहीं करते हैं, कई बार एक्सेल की तरह ही रीड कर लेते हैं, पर मोस्टली हम लोग कन्वर्ट करते हैं सीएसवी में, है ना। क्योंकि क्या होता है कि जैसे एक्सेल में लेबल ही, मैंने एक्सेल पे फिर मैंने फाइल पे काम किया, फाइल को क्लीन अप किया, ये सब किया, तो उसके बाद मेरे पास एक पर्टिकुलर एक मेरे हिसाब का डेटाबेस मिल जाता है, मतलब डेटा सेट मिल जाता है कि हाँ मुझे आगे इस पे काम करना है ना। पहले क्लीनिंग वगैरह सब कर ली मैंने, तो फिर मैं उसको सेव करता हूँ दूसरे नाम से, तो मैं सीएसवी में सेव कर लेता हूँ, और अगली बार मैं उसको जब भी अब काम करूंगा तो उस डेटा से करूंगा, उसको रीड करूंगा, ना कि जो मुझे रॉ डेटा भेजा गया था उसको, है ना। क्यों मैं फालतू में दोबारा से वो स्क्रिप्ट रन करूंगा जो मैंने लिखी है वहां तक पहुंचने के लिए, तो मैं फिर वहां से उस डेटा को रीड करके फिर आगे का फर्दर प्रोसेस करूँ। ठीक है, ठीक है। तो हमारे को क्या काफी चीजें ईज हो जाती हैं उसमें। एनीथिंग एल्स भाई? अच्छा, इसका असाइनमेंट देंगे आपने? ये हाँ, क्या असाइनमेंट अभी 1-2 दिन में देता हूँ मैं, हम्म, ठीक है, क्योंकि असाइनमेंट में थोड़े से अभी डिफरेंट वे में बना रहा हूँ कि बहुत ज्यादा टफ ना हो। मतलब पहले क्या है, मैंने बहुत टफ बना दिए थे असाइनमेंट, तो लोग कर नहीं पाते थे, है ना। वो सर मैथ्स टीचर रहा हूँ पहले, तो वो रहता था कि कठिन से कठिन क्वेश्चन जो है क्या। तो ऐसे क्या हुआ, मैं प्रेस्टीज में बहुत पहले पीजीटी था स्कूल में, तो डायरेक्टर थे इंजीनियरिंग कॉलेज के, डॉक्टर केसी जैन, वो आए बैठे हुए थे वहाँ प्रिंसिपल के साथ, तो मैं भी बैठा हुआ था। तो 10th क्लास में नहीं पढ़ाता था, 11th-12th पढ़ाता था, तो मैं विजिटिंग था, गेस्ट। तो प्रिंसिपल मुझे कहने लगा, परमार जी यार ये जो प्री बोर्ड का पेपर ऐसा बनाओ कि एक भी पास ना हो बच्चा। तो मैंने कहा ठीक है, और कहला पूरा एनसीईआरटी से ही बनाना यार। मैंने कहा ठीक है साहब, एक भी पास नहीं हुआ, एनसीईआरटी से बनेगा पेपर। तो वो जो केसी जैन थे डायरेक्टर प्रेस्टीज इंजीनियरिंग कॉलेज के, वो हंसने लगे, परमार जी आप एनसीईआरटी की बुक तो पढ़ाई होगी ना यहाँ पे, जिसने जो भी पढ़ा रहा है, तो बच्चे इजीली कर लेंगे सॉल्व, कैसे आप। तो मेरे साथ हुआ, तो आप देखिए मैं कैसे करूँगा। मैंने पेपर बनाया, मैंने एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन उठाए पेपर में। एग्जाम्पल्स बच्चे करते नहीं जनरली, और एग्जाम्पल्स में बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं कहीं, है ना, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं वो। और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे उसमें वैल्यू चेंज कर दी थोड़ी बहुत, थोड़ा सा उसको ट्विस्ट कर दिया, क्वेश्चन वही था, उसकी लैंग्वेज चेंज कर। प्री बोर्ड हो गया, कॉपी भी दूसरे ने चेक नहीं करी, मैंने नहीं करी, जो उनका मैथ्स पढ़ाता था उसने चेक करी, क्वेश्चन पेपर खाली मैंने बनाया। अब क्या हुआ कि रिजल्ट जिस दिन दिया गया उसके बाद चौधरी जी ने मुझे बुलाया, और स्पेशली वो डायरेक्टर को भी बुलाया कैसी जैन ने, और उनको बताया साहब ये परमार जी ने ये रिजल्ट, ये पेपर बनाया था, ये एक बच्चा पास हुआ 33 नंबर से, बाकी सब फेल है।
तो वो डॉक्टर जैन जो है वो कहने लगे परमार जी यार मान गए आपको, कहने लगे कि आपने कैसे ये, मैंने कहा पूरे क्वेश्चन मैंने कहा ऐसे मतलब एनसीईआरटी बुक के आप चेक कर लो, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं। मैंने कहा टीचर के हाथ में रहता है कितनों को पास करना है कितनों को फेल करना है, क्या कितने पास होंगे वो इस तरह से पेपर सेट कर सकता है, गलत एक बात भी है ना पास सर, नहीं है। ये तो गलत बात है ना सर। हाँ तो यही तो स्किल है ना भाई, टीचर इतना टफ दे दे कि वो बच्चे सॉल्व ही नहीं कर पाए, और जबकि सर उसको हमारे पढ़ाया साथ हुआ है सब कुछ। हमारे साथ हुआ है सर, क्वेश्चन मतलब एग्जाम्पल में वही था लेकिन फिगर चेंज हो जाते थे। मैं आके टैली करती थी यार क्वेश्चन तो वही लेकिन आंसर अलग क्यों आ रहा है इसका ताकि हम लोग फिगर चेंज हो गया इसमें। तो बढ़िया है सर, हमारे मैथ्स टीचर ऐसे नहीं थे सर, वो तो आराम से सिंपल ही दिया करते थे। तो मेरा ये बहुत, मैं टफ से टफ क्वेश्चन, क्योंकि मैं क्या आईआईटी वगैरह का टेट की तैयारी करवाता था ना, वहां तो हमें टफ पे ही जाना पड़ता था, तो नहीं तो वो कैसे compete कर पाएंगे, तो वो चीज मेरे अंदर थी। तो जब मैं पीजीटी बना तो वो एक रहता है ना इंस्टिंक्ट कि नहीं यार टफ देना है, और वही मैंने इसमें कर दिया जो असाइनमेंट दिए थे पिछले। तो मैं अब जाके चेंज कर रहा हूँ 10-1 साल बाद कि नहीं यार, मैंने कहा यार इतने कठिन तो इंटरव्यू में भी नहीं पूछे जाते जो मैं दे रहा हूँ। तो वो इसलिए मैं थोड़ा सा अभी नए असाइनमेंट जो है वो बना रहा हूँ कि थोड़े से वो उतने ज्यादा टफ ना हो, तो लोग कर पाए। उस टाइम जो पढ़े हैं सर आधे से ज्यादा तो यूज भी नहीं होते सर। अभी नहीं समझ होते में ना। नहीं आ रहा, अभी समझ हाँ में आ रहा है, अभी समझ में नहीं आ रहा क्यों पढ़े हैं वो सब। हाँ सही है। मुझे स्टैटिस्टिक्स समझ में नहीं आता, ये स्टैटिस्टिक पढ़ते ही क्यों उस समय बहुत चिढ़ मचती थी, क्या एक्स क्या वाई क्यों ले रहे हैं ये सब। हाँ अब अब तो एक्चुअली लग रहा है कि स्टडी हाँ हाँ यूटिलिटी है, आज स्टैटिस्टिक्स सबसे ज्यादा यूजफुल सब्जेक्ट है पूरे वर्ल्ड में। हाँ, उसमें से मैं सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेती थी सर। हाँ पहले तो लोगों को नहीं मालूम था स्टैटिस्टिक्स की होती है, आज समझ में आता है कि नहीं यार स्टैटिस्टिक्स के बगैर तो कुछ भी नहीं है, पूरा स्टैटिस्टिक्स पे ही खेल है हर चीज का। तो वही चीज जैसे है कि डेटा का यूटिलाइजेशन अभी ज्यादा हो रहा है कंपैरेटिवली, पहले इतना नहीं होता था। हाँ अभी ज्यादा हो रहा है, अभी ज्यादा हो रहा है। पहले लोग इतना नहीं, पहले भी स्टैटिस्टिक्स चलती थी तो मीन मॉड मीडियन पे खत्म हो जाते थे सब, क्या अब क्या है कि और आगे की भी टाइम सीरीज एनालिसिस और ये सब लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब मैं आज से 11-12 साल पहले ऑनलाइन पढ़ाया करता था यूएस के स्टूडेंट्स को, 11-12 के बच्चों को, मैं पियर्सन ट्यूटर विस्टा में था, तो वहाँ 11-12 के बच्चों को स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता था। तो उनको हाइपोथेसिस 11-12 में है यूएस में, जी टेस्ट वगैरह ये सब, जी वैल्यू वगैरह। ओके फनेंद्र, नो प्रॉब्लम। तो वो सब उनको 11-12 में, इसलिए वहाँ रिसर्च में बहुत आगे रहते हैं लोग, उन्हें पहले से ही सिखाया जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है ना इंडिया में, यहाँ पूरा रिसर्च भी फेक ही चलता है, इसलिए लोग पीएचडी करते हैं क्योंकि जरूरी है, हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा, हमें सैलरी अच्छी मिलेगी, हम पीएचडी हो गए तो एनालिटिकल अप्रोच नहीं रहती हम लोगों नहीं की, रहती, नहीं वी रहती। गो ऑन थियोरेटिकल चीजें, हाँ वही चीज। प्रैक्टिकल तो है ही नहीं। पर अमेरिका में इसलिए क्योंकि हम लोगों के क्या है कि एक्सप्लेनेशन पावर बहुत अच्छी है इंडियंस की, वी कुड गिव गुड एग्जांपल्स, वी कुड एक्सप्लेन इन ए वेल मैनर, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन, वो अमेरिकन नहीं कर पाते उतने अच्छे से एक्सप्लेन कई चीजों को मैथ्स में। तो इंडियंस को ज्यादा प्रेफर किया जाता है मैथ्स टीचर के रूप में यूएस में, क्योंकि जो एग्जाम्पल्स हैं, जो एक्सप्लेनेशन पावर है, तार्किक जो है मतलब एबिलिटी वो ज्यादा है ना, लॉजिकल और ये सब चीजें बहुत ज्यादा है। चलिए आज का इतना ही वाइंड अप करें, यस सर। है ना। ठीक है सर। तो राइट सर, ठीक है सर। आप लोग भी अपना जल्दी फ्री हो जाएंगे आज 15 मिनट पहले। ठीक है सर। तो मैं ये भेज देता हूँ स्क्रिप्ट, और इसके बाद कल या परसों मैं असाइनमेंट भी भेज दूंगा। तो जिन लोगों ने असाइनमेंट कर लिया स्क्रिप्ट भेज दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगा उनको, है ना। ठीक है सर। ओके ओके सर, गुड डे, थैंक यू थैंक यू सर, गुड डे सर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू।